हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हमें इलस्ट्रेशन नंबर 3 करना है और इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना है आज की इस क्लास के अंदर। जब हम ये दोनों इलस्ट्रेशन कर लेंगे तो हमारा फर्स्ट 5 इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो, फर्स्ट 4 इलस्ट्रेशन हमारे अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमारा जो टारगेट है वो 2 इलस्ट्रेशन करना है। ठीक है। अब ये 2 इलस्ट्रेशन 1 घंटे में हो जाए या आधे घंटे में हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आज की क्लास में सिर्फ 2 ही इलस्ट्रेशन करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 निकालेंगे आप, और वो क्या कहता है, अ प्रोजेक्ट हैज द फ्लोइंग टाइम शेड्यूल। अ प्रोजेक्ट हैज द फ्लोइंग टाइम शेड्यूल। तो आपको एक्टिविटीज दे रखी है, आपको ड्यूरेशन दे रखा है कि भाई 1 से 2 एक्टिविटी 2 महीने में होगा, 1 से 3 वाली एक्टिविटी 1 महीने 2 महीने में होगा। इस तरीके से आपको ड्यूरेशन दे रखा है। कंस्ट्रक्ट अ PERT नेटवर्क एंड कंप्यूट क्रिटिकल पाथ इज ड्यूरेशन अ टोटल फ्लोट ऑफ ईच एक्टिविटी। कंस्ट्रक्ट PERT नेटवर्क। PERT नेटवर्क मतलब आपको सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बनाना है। ये कह रहा है सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बना दो। फिर कहता है कि भाई ये भी फाइंड करो। अब ये क्यों है ये पहले बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमें एक नेटवर्क डायग्राम बनाना है। PRT मान लो अभी कुछ नहीं है इधर, आपको कह रहा है नेटवर्क डायग्राम बनाइए और आपको क्रिटिकल पाथ, ड्यूरेशन और टोटल फ्लोट निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन पहले नहीं कराऊंगा, वो थोड़ा सा अलग है। इस क्वेश्चन को पहले इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि पिछली क्लास से मिलता जुलता है। आओ क्वेश्चन नंबर हम 3 करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा नेटवर्क डायग्राम। 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, तो मतलब 1 से 3 पॉइंट निकल रहे हैं। 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4। ये हो गया आपके पास 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4। ड्यूरेशन क्या लगी इसमें, 2 2 1, तो 2 महीने इधर, 1 महीना इधर और 2 महीने इधर। इसके बाद आपसे कह रहा है कि 2 से 5, 3 से 6 और 3 से 7। 2 से 5 है, 3 से 6 और 3 से 7 है। 2 से 5, 3 से 6 और 3 से 7। 3 से 6 भी है और 3 से 7 भी है, और 4 से 6 है। तो ये आपके पास हो गया, ये आ गया आपके पास 7। 3 से 7 और 3 से 6 भी है और 2 से 5 भी है। देखो दोबारा, 2 से 5, 3 से 6 और 3 से 7। तो 3 से 6 मैंने नीचे बना दिया, 3 से 7 मैंने ऊपर बना दिया। क्यों बनाया नीचे 3 से 6, क्योंकि आगे वाले पॉइंट में है 4 से 6। तो मेरा कटे ना, इसलिए मैंने आपको नीचे बना दिया, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली कर सकता हूँ। 4 से 6 हो गया। 5 से 8 और 6 से 9। 5 से 8 जाएंगे, 6 से 9 है और 7 से 8 है। तो 5 से 8 यहाँ आ जाएगा, 7 से 8 है, 9 है यहाँ पर, 6 से 9 और फिर एक 8 से 9 है। दोस्तों यहाँ पर पॉइंट डालते हैं, इनको मैं दोबारा डालता हूँ एक बार, ये हटाकर ना एक बार तो मैं दोबारा इनको देखता हूँ। चलो, तो यहाँ पर सबसे पहले हम नेटवर्क डायग्राम बन गया। नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद बीच में एक्टिविटीज की ड्यूरेशन डालते हैं। सर देखिए सामने, 1 से 2 के लिए 2, 1 से 3 के लिए 2 और 1 से 4 के लिए 1। सर ये 2 है, 1 से 3 के लिए भी 2। अच्छा मैंने पिछली बार गलत कर दिया था यहाँ पर, ओके। लो ठीक कर लो जरा सा, अगर 2 1 2 लिखा है तो 2 2 1 आएगा ये। 2 से 5 के लिए आपके पास कितना है, 2 से 5 4, 3 से 6 8। 2 से 5 4, 3 से 6 8, 3 से 7 5, 4 से 6 3, 4 से 6 3 और 5 से 8 1, 6 से 9 5, 5 से 8 1, 6 से 9 5, 7 से 8 और 8 से 9, 7 से 8 4, 8 से 9 3, 4 और 3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ड्यूरेशन ली थी कि 1 से 2 एक्टिविटी, 1 से 2 वाली एक्टिविटी को पूरा करने के लिए आपको 2 महीने लगेंगे। ड्यूरेशन मंथ पे दे रखी है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बॉक्सेस बनाएंगे, चारों जगह बॉक्सेस बनाएंगे और बॉक्सेस बनाएंगे और करेंगे फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन, क्योंकि हमें निकालना है दोस्तों टोटल फ्लोट। तो हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन करनी होगी। अच्छा देखेंगे कि पहले फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन करूंगा तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर हम 0 लेट करते हैं, याद है आपको 0 लेट करते हैं। अब 0 + 2 ये आ जाएगा 2, 0 + 2 यहाँ पर भी एक बॉक्स बनेगा, 0 + 2 ये आ जाएगा 2, 0 + 1 ये आ जाएगा 1। ठीक है, समझ में आ गया। 0 पे +2 करा 2 आ जाएगा, 0 पे +2 करा 2 आ जाएगा, 0 + 1 1 आ जाएगा।
2 + 4 6 आ जाएगा। 2 + 5 इधर भी एक बॉक्स बनेगा यार। 2 + 5 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला जब मैं बॉक्स फिल करूंगा, ये वाला जब बॉक्स फिल करूंगा तो उसको फिल करने के दो तरीके हो गए। एक तो 8 और +2 10 हो सकता है, और एक 1 + 3 4 हो सकता है। और मैंने क्या कहा था, जब भी फॉरवर्ड पास कंपटीशन देते हो और ऐसी सिचुएशन आती है तो हम मैक्सिमम लेते हैं। तो 8 और 2 10 हो जाएगा, और 3 और 1 4, तो 4 और 10 में से हाईएस्ट क्या है 10, तो 10 लिख देंगे यहाँ पर। अब यहां पर करेंगे तो देखो, जब मैं यहां से यहां आया, ठीक है, अच्छा इसका नीचे बना रखा है, सॉरी, इसका नीचे बना रखा, 5 और 2 7। अब जरा ध्यान सुनना, 8 को फिल करने के लिए, 8 का अर्लीस्ट टाइम फिल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, 6 + 1 7 हो जाएगा, और 7 और 4 जोड़ देंगे, यहां पर हो जाएगा 11। तो जो मैक्सिमम होगा वो लेंगे, 6 और 1 7, और 7 और 4 11, तो 11 मैक्सिमम 11 लिया जाएगा। 11 + 3 हो जाएगा 14, और 10 + 15 5 हो जाएगा 15, तो मैक्सिमम लिया जाएगा। मैक्सिमम लेने, क्योंकि 9 को फिल करने के दो तरीके हैं, तो 10 और 5 15 हो जाएगा, और 11 और 3 14 हो जाएगा, तो 15 लिया जाएगा मैक्सिमम। अब हम बैकवर्ड पास कंपटीशन करेंगे, बैकवर्ड पास कंपटीशन जो 15 होता है वही 15 हम यहां उतार देते हैं, और हम माइनस करते हुए चलते हैं। अब 15 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा सर 12, ठीक है। 12 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा सर 11। 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेगा सर 7। यहां रुक जाओ, क्योंकि इसको फिल करने के 3 तरीके हो गए, ठीक। अब 15 में से 5 जाएंगे, बचेगा 10। 10 में से 3 जाएंगे, बचेगा सर आपके पास 7। 10 में से 8 जाएंगे, बचेगा आपके पास 2, ठीक है। अब इसको 12 में से 4 जाएंगे, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8। 8 में से 5 जाएगा, अच्छा ये करने के दो तरीके हो गए, सॉरी देखो सर, 8 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, और 10 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 2। जो मिनिमम होता है वो लिया जाता है बैकवर्ड पास कंपटीशन के अंदर ना, मिनिमम लिया जाता है। अच्छा इन तीनों का देखेंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0, और 7 में से 1 जाएगा 6, तो मिनिमम क्या है 0, तीनों में से, तो 0 आ जाएगा यहां पर। तो अगर आप देखो कि कहां पर दोनों लेटेस्ट और अर्लीस्ट मैच कर रहे हैं, तो वो आपका क्रिटिकल पार्ट बन जाएगा। इस तरीके से भी क्रिटिकल पार्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि देखा, ये देखो यहां 0 0 मैच कर रहा है, फिर यहां 0 0, मतलब यहां से यहां क्रिटिकल पाथ है, यहां से फिर यहां मैच कर रहा है, तो ये आपके पास क्रिटिकल पाथ आ गया, और फिर यहां से ये मैच कर रहा है, तो ये आपके पास क्रिटिकल पाथ आ गया। तो क्रिटिकल पाथ की कंडीशन है, जो भी क्रिटिकल पाथ होगा उसमें जो लेटेस्ट टाइम और जो फिनिशिंग टाइम हो, अर्लीस्ट टाइम और जो लेटेस्ट टाइम होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। आप चेक कर लो, देखो बराबर है, दिख रहा है आपको, और ये आपके पास क्या आएगा क्रिटिकल पाथ। अब जब इसको कर लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर हम निकालेंगे कि कहते हैं आपका एक्टिविटी ड्यूरेशन, वो फॉर्मेट बनाऊं जिसमें एक्टिविटी ड्यूरेशन होता है, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, टोटल फ्लोट, और आप स्लैक भी एक बार ट्राई करेंगे स्लैक निकालने का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेट बनाता हूं मैं आपके लिए, है ना। सामने देखेंगे दोस्तों, मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना दिया है, आप ये फॉर्मेट जल्दी से उतार लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करा उतारते वक्त। एक्टिविटी आएगा, एक्टिविटी के सारी एक्टिविटी लिख लो, ड्यूरेशन लिख लो, ये सब तो क्वेश्चन में दे रखा है। फिर अर्लियर स्टार्टिंग टाइम, अर्लियर फिनिश टाइम। फिनिश टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्टार्टिंग टाइम में डीआईजे प्लस कर देते हैं, है ना, मतलब ये और ये प्लस करने के बाद ये आ जाएगा। फिर लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, फिनिश टाइम आएगा टेबल से, और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम निकालने के लिए आपको चाहिए फिनिश टाइम में से डीआईजे माइनस करने के बाद ये आएगा। टोटल फ्लोट निकालने का फॉर्मूला होता है लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, लेटेस्ट एल्डेस्ट फिनिश टाइम, तो इन दोनों का माइनस इन दोनों का, इसका और इसका माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो स्लैक आ जाएगा। स्लैक पूछा नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब एक एक करके फिल करते हैं। देखो अर्ली स्टार्टिंग टाइम क्या होगा, दो एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग टाइम होगा वो अर्ली स्टार्टिंग टाइम होगा। तो 1 से 2 का जो स्टार्टिंग है वो 0 है, 1 से 3 का भी स्टार्टिंग 0 है, और 1 से 4 का स्टार्टिंग भी 0 है, और अर्लीस्ट लेना है, ठीक है। तो ये आ गया 0 0 और 0, ये मैंने अर्लीस्ट लिया है, 0 0 और 0। इसके बाद 2 से 5 का जो अर्लीस्ट टाइम है वो 2 है, देखो 2 से 5 का अर्लीस्ट टाइम 2 है, 3 से 7 का अर्लीस्ट टाइम 2 है, पीछे वाला देखना, ठीक है दोस्त। 3 से 7 का अर्लीस्ट टाइम 2 है, 3 से 6 का अर्लीस्ट टाइम भी 2 है, तो 2 से 5 का भी 2, 3 से 7 और 3 से 7 का, 2 से 5 का 2 है, 3 से 6 का भी 2 है, और 3 से 7 का भी अर्लीस्ट टाइम 2 है। 4 से 6 का कितना है, ऊपर देखेंगे, 4 से 6 का अर्लीस्ट टाइम है स्टार्टिंग टाइम 1। 5 से 8 का अर्लीस्ट टाइम कितना है, 5 से 8 कहाँ है जी, 5 ये रहा, 5 ये रहा, देखो 5 से 8 का अर्लीस्ट टाइम है 6, 5 से 8 का अर्लीस्ट टाइम 6 है, तो ये 6 आ गया यहाँ पर।
6 से 9 का कितना है? 6 से 9 का अर्लीस्ट टाइम 10 है। 7 से 8 का कितना है? 7 से 8 का अर्लीस्ट टाइम 7 है और 8 से 9 का अर्लीस्ट टाइम 11 है। 7 और 11। 7 से 8 का अर्लीस्ट टाइम 7 है, 8 से 9 का अर्लीस्ट टाइम 11 है, तो ये आ गया। अब निकालेंगे लेटेस्ट फिनिश टाइम। जो ये लेटेस्ट फिनिश टाइम है ये भी टेबल से निकलेगा। तो फिनिश टाइम लेटेस्ट वाला डब्बा कौन सा है? फ्रंट वाला, आगे वाला जो बॉक्स है वो लेटेस्ट है। अगर आप पेपर में दिखाना चाहो तो दिखा सकते हैं कि भैया इस केस के अंदर जो याला बॉक्स है वो लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम है और याला बॉक्स जो होगा वो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। ये अगर लिख कर आओगे तो अच्छी बात है कि समझ जाएगा भाई ये अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम है। ये डिनोट करोगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात रहेगी कि एग्जामिनर को समझा रहे हैं हम कि सर हमने ये वाला लेटेस्ट अर्लीस्ट टाइम लेटेस्ट वाला लिया और ये वाला अर्लीस्ट वाला लिया, तो करके आ जाए इसको, ठीक है। अब लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम देखो। फिनिशिंग पहले तो देखो लेटेस्ट वर्ड ये होता है और किसी भी एक्टिविटी का फिनिशिंग सेकंड पॉइंट होता है ये वाला। इन दोनों एक्टिविटी के लिए फिनिशिंग ये है, इन दोनों एक्टिविटी के लिए फिनिशिंग ये है और इन दोनों एक्टिविटी के लिए फिनिशिंग 7 है। तो 7 2 7। पहली एक्टिविटी के लिए 7 है, दूसरी वाली के लिए 2 और तीसरी वाली के लिए 7। अब 2 से 5 के लिए फिनिशिंग 11 है, 3 से 7 के लिए फिनिशिंग 8 है और 3 से 6 के लिए फिनिशिंग 10 है। तो 11 8 10। 2 से 5 के लिए 11 है, 3 से 6 के लिए 10 है और 3 से 7 के लिए 8 है। सही से उतारना, 3 से 7 के लिए 8 है और 3 से 6 के लिए 10 है। ऐसी 4 से 6 के लिए कितना है? 10। 4 से 6 के लिए भी 10 है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जो एंड 6 से 9 का जो इसका फिनिशिंग टाइम यहां होगा और इसका लेटेस्ट वाला बॉक्स आगे होगा, तो 15 है। 6 से 9 का 15 है। ये रहा 6 से 9 और ये मैंने डाल दिया 15। 5 से 8 का देखो, 5 से 8 का जो फिनिशिंग होगा यहां होगा और लेटेस्ट वाला ये होगा 12। 7 से 8 देखो और 8 से 9। 7 से 8 में देखूंगा तो 12 आएगा, 8 से 9 में देखूंगा तो 15 आएगा। 7 से 8 में 12 और 8 से 9 में 15। इस तरीके से आपका ये 2 पॉइंट निकले। अब आपका फिनिशिंग टाइम निकालना है अर्लीस्ट फिनिश टाइम निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करते हैं। ये वाला स्टार्टिंग टाइम प्लस DIJ। 2 + 0 आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 + 0 2 आ जाएगा। 1 + 0 1 आ जाएगा। 4 + 2 आपका 6 आ जाएगा। 8 और 2 10 आ जाएगा। 5 6 7 आ जाएगा। 3 और + 1 4 आ जाएगा। 6 7 8 6 7 आ जाएगा। 10 और 5 15 आ जाएगा। 7 और 4 11 आ जाएगा। 11 और 3 14 हो जाएगा। अब ये कैसे निकालेंगे? इस वाले में से DIJ माइनस करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 11 में से 4 जाएगा 7, 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 8 जाएंगे तो 3। कहां लिख दिया ये मैंने, समझ नहीं आ रहा। 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा। 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेगा। 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेगा। 12 में से 1 जाएगा आपके पास 11 बचेगा। 15 में से 5 जाएगा आपके पास 10 बचेगा। 12 में से 4 जाएंगे आपके पास 6 बचेगा। 15 में से 3 जाएंगे आपके पास 12 बचेगा। अब अगर आप ये निकालना चाहिए, निकाल दिया, इसमें से इन सभी को माइनस करा। अब टोटल फ्लोट निकालने के लिए आपको ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अच्छा सॉरी, ये वाला पॉइंट में से याला माइनस करना है टोटल फ्लोट के लिए, और स्लैक के लिए इसमें से ये माइनस करना है। ठीक है, तो टोटल फ्लोट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? येलो वाला पॉइंट देखो और स्लैक के लिए आपको ग्रीन वाला देखना है। 7 में से 0 जाएगा 7 बचेगा दोस्तों। 2 में से 0 जाएगा 2 बचेगा। 7 में से 0 जाएगा 7 बचेगा। 11 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा? ओ यार गलत कर दिया, गलत कर दिया, इधर देखे। 5 में से 0 जाएगा 5, 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 0 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएंगे 5, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 7 में से 1 जाएगा 6, 11 में से 6 जाएंगे 5, 10 में से 10 जाएगा 0, 7 में से 6 जाएगा 1 और 11 में से 12 जाएगा आपके पास, 12 में से 11 जाएगा 1। ठीक है, इसमें से ये माइनस करना। अब इसकी बारी, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, 10 में से 10 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएंगे क्या बचेगा 1, 10 में से 4 जाएगा 6, 12 में से 7 जाएगा 5, 15 में से 15 जाएंगे 0,
12 में से 11 जाएगा 1 और 15 में से 14 जाएगा 1। अब ये दोनों देखो टोटल फ्लोट और स्लैक बराबर आते हैं, देख लो आप। और अगर मैं बात करूं तो कहां कहां मेरा एक्टिविटी होगा, तो मेरी अगर मैं जो क्रिटिकल एक्टिविटी डिसाइड करूं, क्रिटिकल एक्टिविटी अगर मैं बताऊं आपको तो कहां, वैसे तो मैंने पहले ही फाइंड आउट कर लिया क्रिटिकल एक्टिविटी, पर हमेशा इसको देके फाइंड आउट नहीं करना है। हाँ, क्या पता ऐसा होता है कि कभी कभी इन दोनों में भी बराबर आ जाता है, तो ये देखकर फाइंड नहीं करना है कि जहां बराबर आ रहा है वो क्रिटिकल एक्टिविटी। समझाया है, पॉसिबल पाथ निकालो, जहां पर मैक्सिमम लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो आपका क्रिटिकल एक्टिविटी आएगी। फिर जब क्रिटिकल एक्टिविटी आएगी फिर ये चेक करना कि वहां पर ये बराबर है या नहीं, ऐसे देखना है। ऐसा ना मत करना, स्टूडेंट गलत कर जाते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन निकाल देते हैं। ऐसा कभी भी मत क्रिटिकल पार्ट निकालना कि ये दोनों बराबर आएगा तो क्रिटिकल पार्ट हो जाएगा, नहीं दोस्तों। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर इस पाथ से भी यहां से यहां जाएंगे, ये बराबर आएगा, ये बराबर, यही इस पाथ से भी क्रिटिकल पाथ बन जाए। हमेशा ऐसे नहीं निकालेंगे, आप पॉसिबल पाथ निकालिए, और पॉसिबल पाथ से जब क्रिटिकल पाथ निकालोगे तो फिर चेक करना कि बराबर है या नहीं, वो चेक करने के लिए होता है ये सिर्फ। ठीक है, ये तो मैंने चलो ऐसे ही बना दिया क्योंकि इसके अंदर बाकी और कुछ नहीं था। हो सकता है कभी कभी आपके पास ये तो बराबर आए तो यहां भी बराबर आ सकता है, यहां भी बराबर आ सकता है, यहां से भी क्रिटिकल पाथ बन सकता है, दो बन सकते हैं। तो ऐसे कभी चेक नहीं करते, पॉसिबल पाथ से करो या फिर टोटल फ्लोट से करो। तो यहाँ के क्रिटिकल पाथ देखे तो ये आपके पास यस कह देंगे, बाकी और कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये एस हो जाएगा आपके पास, ये एस हो जाएगा। तो क्या है भाई, एक तो ये वाली एक्टिविटी है जहां 0 है, 1 से 3, एक आपके पास 3 से 6, और एक आपके पास 6 से 9। तो क्रिटिकल एक्टिविटी जो है हमारी 1 से 3 है, और 3 से 6 है, और 6 से 9। 1 से 3 है, 3 से 6 है, और 6 से 9। तो क्रिटिकल पाथ कैसे बनाएंगे, ये तो हुई क्रिटिकल एक्टिविटी। अब पाथ बनाओ, पाथ बनाने के लिए आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। कैसे, 1 से 3, फिर 3 से 6, और 6 से फिर 9, इस तरीके से सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। और क्रिटिकल एक्टिविटी टोटल ड्यूरेशन कितना हुआ, 1 से 3 और 3 से 6। 1 से 3 का ड्यूरेशन है 2 महीने, 3 से 6 का 8 महीने, और 6 से 9 का 5, 2 8 5, तो 2 + 8 + 5, 8 2 10 15, तो टोटल 15 मंथ लगेंगे एंटायर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए। इतना टाइम लगेगा, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल पार्ट, और ये है लॉन्गेस्ट पार्ट। इतना टाइम तो चाहिए किसी पार्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने क्रिटिकल पार्ट निकाल लिया, ड्यूरेशन निकाली, टोटल फ्लोट निकाल लिया हर एक एक्टिविटी के लिए, और बल्कि हमने स्लैक भी निकाल दिए। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट क्या कहता है वो समझते हैं, है ना, ये पॉइंट क्या कह रहा है। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं आपको इधर बताना भूल गया, अगर आपने क्रिटिकल पार्ट है तो आपके पास हाईलाइटर तो है नहीं, मैंने हाईलाइट कर दिया, पर आप डबल लाइन से अंडरलाइन कर देना। ठीक है सर, पेपर में डबल लाइन से अंडरलाइन कर देंगे क्रिटिकल पार्ट एक्टिविटी को, जिसे पता चल जाए। डबल लाइन से अंडरलाइन करने का पर्पस सिर्फ यही होता है, हाईलाइट करना। ठीक है, हाईलाइटर मत ले जाना, डबल लाइन से अंडरलाइन करना। अगला क्या कहता है क्वेश्चन, वो देखते हैं। लो भाई समझिए क्वेश्चन को, कहता है आप आल्सो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ क्रेन्स द प्रोजेक्ट मस्ट हैव द एक्टिविटी ऑफ 2 से 5, 3 से 7, 5 से 8 और 8 से 9। समझना, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी, सबसे पहले तो जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो हम ये नेटवर्क प्लान बना रहे हैं, नेटवर्क डायग्राम बना रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो इनकी क्रेन्स की जरूरत होती है। कंस्ट्रक्शन में बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है, क्रेन होती है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है। क्रेन नहीं होती वो, जेसीबी, ठीक, क्रेन वगैरह भी होती है। ठीक है, जो सामान को इधर से उधर ले आती है या खोदने का काम करती है। ठीक, वो कह रहा है कि अगर मैं याली एक्टिविटी की बात करूं, 2 से 5 वाली एक्टिविटी, 3 से 7 वाली एक्टिविटी, 5 से 8 वाली और 8 से 9 वाली एक्टिविटी, इन एक्टिविटी में कितनी मिनिमम नंबर ऑफ क्रेन की जरूरत हमें चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्रेन हमें चाहिए इन एक्टिविटी को पूरा करने के लिए, बताओ। विदाउट डीलिंग द प्रोजेक्ट गिवन दैट, विदाउट डीलिंग द प्रोजेक्ट, यहां कॉमा फुल स्टॉप लगा दो। कहता है नीचे दी गई एक्टिविटी में कितने नंबर ऑफ क्रेन की जरूरत पड़ेगी जिससे हमारा टोटल प्रोजेक्ट में डिले ना हो, ये निकालो। कितने नंबर ऑफ क्रेन मुझे चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ क्रेन आप फाइंड आउट करिए नीचे दी गई एक्टिविटी में। कौन सी एक्टिविटी, 2 से 5, 3 से 7, 5 से 8 और 8 से 9, ये 4 एक्टिविटी में हमें कितने नंबर ऑफ क्रेन की जरूरत पड़ेगी, जिससे जितने नंबर ऑफ क्रेन बताओ उतने लाकर देंगे जिससे आपका प्रोजेक्ट डिले ना हो। तो कंपनी हमसे पूछ रही है एज ऑपरेशन मैनेजर कि आप हमें बताइए कि कितने क्रेन की जरूरत पड़ने वाली है इन 4 एक्टिविटी को करने के लिए। उतनी क्रेन हम लाकर आपको देंगे जिससे हमारे को
टोटल प्रोजेक्ट में डिले ना हो। कंपनी ने यह भी कहा कि गिवन दैट हम आपको ना एक क्रेन दे रहे हैं और हमें लगता है ये एक क्रेन सफिशिएंट है इन सभी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। अगर हम सभी एक्टिविटी को इंडिविजुअली पूरा करते हैं, एक साथ नहीं, इंडिविजुअल अलग अलग, पहले एक एक्टिविटी कंप्लीट कर ली, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी एक्टिविटी, तो हम जब इंडिविजुअली इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे तो कंपनी कह रही है एक क्रेन हमारे लिए सफिशिएंट है। तो क्या बताओ, क्या एक क्रेन सफिशिएंट है इन सारी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में? अगर सफिशिएंट नहीं है तो बताओ कितने नंबर ऑफ क्रेन की जरूरत अभी और पड़ेगी। कंपनी ने कंस्ट्रक्शन साइट पर एक क्रेन रख रखी है जो कि काम करेगी, एक्टिविटी को परफॉर्म करेगी। नीचे दी गई 2 से 5, 3 से 7 और 5 से 8 और 8 से 9 वाली एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कंपनी ने अभी एक क्रेन की दे रखी है। और कंपनी को लगता है अगर आप ये एक क्रेन सफिशिएंट है, अगर आप इंडिविजुअली काम करते हो सारी एक्टिविटीज का, एक साथ करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी ये ऐसी एक्टिविटी है इन एक्टिविटी में क्रेन की जरूरत पड़ेगी, बाकी एक्टिविटी में क्रेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन एक्टिविटी को करने के लिए अभी क्या एक्टिविटी है, मान लो खोदना, मान लो सामान इधर से उधर ले आना, तो ये कुछ एक्टिविटी ऐसी है जिनमें क्रेन की जरूरत पड़ेगी। कंपनी को कहती है कि हम आपको एक क्रेन दे रहे, गिवन दैट 1 क्रेन, और कहते हैं ये सफिशिएंट है सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अगर आप ये सारी एक्टिविटी इंडिविजुअली परफॉर्म करते हो। तो ये समझ में आया कि कंपनी ने हमें एक क्रेन दे रखी है, कंपनी को लगता है एक क्रेन सफिशिएंट है, तो हमें बताना है क्या एक क्रेन सफिशिएंट है या नहीं। अगर सफिशिएंट नहीं है तो कितने नंबर ऑफ क्रेन हमें अभी जरूरत पड़ेगी, अगर सफिशिएंट है तो क्या है, फिर कितने सफिशिएंट है तो कैसे, ये बताइए। तो इस तरीके से आपको पूछ रहा है कि कितने नंबर ऑफ क्रेन की हमें जरूरत पड़ने वाले इन सभी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। पर एक्टिविटी कैरी करते हैं हम इंडिविजुअली, इसलिए कंपनी का एक क्रेन बहुत है, एक क्रेन से सभी काम हो जाएगा। पहले एक से काम करवा लोगे, वो खत्म हो जाएगा तो दूसरा कर लेना, दूसरा खत्म हो जाएगा तो तीसरा कर लेना। अब ये डिपेंड करता है अगर हम इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो मान लो पहले 2 से 5 एक्टिविटी कर रहा हूं। अब 2 से 5 एक्टिविटी जब मैं करूंगा तो 3 से 7 और 5 से 8, 8 से 9 वाली उसी के साथ चालू नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक्टिविटी उसी के साथ चालू हो रही है फिर ये इंडिविजुअली ये एक क्रेन सफिशिएंट नहीं हो पाएगी। सोचो ना, देखो एक क्रेन सफिशिएंट है कब, जब हर एक्टिविटी इंडिविजुअली काम करेगी। भाई पहले मैंने 2 से 5 वाली एक्टिविटी करी, उसमें क्रेन की जरूरत थी, मैंने लगा दी, वो काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद 3 से 7 वाली कर ली, वो काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद 5 से 8 वाली कर ली, उसके बाद वो काम कंप्लीट होने के बाद 8 से 9 वाली कर ली। ये तो पॉसिबल है कि एक क्रेन के लिए सफिशिएंट है, बिल्कुल, एक काम खत्म होने के बाद जब वो खत्म हो जाए तब दूसरा कर लेना। बट ये हमें चेक करना है कि ऐसा है भी कि एक काम को हम इंडिविजुअली कर भी सकते हैं, अगर लेट करना चाहे कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, ये हम चेक करेंगे कि 2 से 5 वाली एक्टिविटी और 3 से 7 वाली एक्टिविटी में ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों एक साथ स्टार्ट हो रही है। तो एक साथ जब स्टार्ट हो रही है तो फिर एक क्रेन कैसे चलेगी, फिर तो दोनों क्रेन चाहिए, दोनों एक्टिविटी को काम करें। एक क्रेन तो तब चाहिए जब हम ये काम इंडिविजुअली कर रहे हो। सफिशिएंट कह रही कंपनी, कह रही सफिशिएंट है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे वो देखो आप। समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन समझना जरूरी है पहले, फिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन कोई कराता नहीं है, आप देखना ये स्टडी मैट के क्वेश्चन इसलिए यूनिक होते हैं दोस्तों। स्टडी मैट के क्वेश्चन बहुत यूनिक होते हैं, इनको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हर एक चीज में कुछ नई सी बातें जोड़ेंगे। देखना अभी जब एक और क्वेश्चन कराऊंगा आज ही क्लास के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें देखना कुछ नई बातें होगी, ठीक है। तो आओ कैलकुलेटिंग, ये क्या लिख रहा हूं, सेकेंड पॉइंट कह सकते हैं आप इसको, कैलकुलेटिंग मिनिमम नंबर ऑफ क्रेन, कैलकुलेटिंग मिनिमम नंबर ऑफ क्रेन। तो मुझे कितने क्रेन की जरूरत पड़ने वाली है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि भाई एक क्रेन से हो जाएगा या और चाहिए, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई हम इंडिविजुअली काम कर सकते नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर मैं एक्टिविटी 3 से 7 की बात करूं, पहले एक एक एक्टिविटी को देखूंगा। एक्टिविटी 3 से 7 की बात करूं तो इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम कब होगा, ठीक है, और इसका फिनिशिंग टाइम कब होगा, लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और इसका फिनिशिंग टाइम कब होगा, लेटेस्ट नहीं, अर्लीस्ट फिनिश टाइम। कितनी जल्दी इस काम को मैं खत्म कर सकता हूं। तो मैं ऊपर गया नेटवर्किंग में, मैंने देखा कि भाई जो 3 से 7 वाली एक्टिविटी है, कहां पर है 3 से 7 वाली एक्टिविटी, ये रही। मैं इसको डिजाइन बना देता हूं जरा, ये वाली एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। 3 से 7 वाली एक्टिविटी में हम इसको 5 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। 3 से 7 वाली एक्टिविटी कितने महीने में कंप्लीट हो जाएगी, 5 महीने में। पर इसका अर्ली स्टार्टिंग टाइम क्या है कि ये 3 से 7 वाली एक्टिविटी तभी हो पाएगी जब पहले 1 से 3 होगी। पहले 1 से 3 एक्टिविटी होगी ना, जब 1 से 3 एक्टिविटी होगी तो 2 महीने में तो 1 से 3 एक्टिविटी करने में लग जाएगा। जब ये कंप्लीट होगी उसके बाद 3 से 7 वाली हम कर पाएंगे और उसमें लगेंगे 5 महीने।
तो अगर मैं कहूं कि जल्द से जल्द मैं यहां तक कंप्लीट करना चाहता हूं तो मुझे कितने दिन महीने लगेंगे? पहले यहां से यहां तक करने में 2 महीने लगेगा, फिर यहां से यहां पहुंचने में 5 महीने लगेंगे। तो अगर मैं जल्द से जल्द की बात भी करूं, अर्लीस्ट बात करूं और अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम की बात करूं, तो भैया 7 महीने चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो एक क्रेन का यूज होगा 7 महीने तक का। एक क्रेन 7 महीने तक यूज में रहेगी, क्योंकि चलो यहां से यहां तो नहीं रहेगी पर यहां से यहां काम करेगी। तो इस 3 से 7 वाली एक्टिविटी को पूरा खत्म करने के लिए जल्द से जल्द मुझे 7 महीने की जरूरत है। तो इसका स्टार्टिंग टाइम आपका 2 महीने है, इसका अर्लियर, इसको मैं 2 महीने बाद स्टार्ट कर सकता हूं, और इसका फिनिश टाइम है 7 महीने बाद। अर्लिएस्ट टाइम छोड़ो, आप सीधा लिखा हो कि 3 से 7 वाली एक्टिविटी का जो अर्लिएस्ट फिनिश टाइम है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका जो अर्लिएस्ट फिनिश टाइम है वो 7 महीने का है, कि 7 महीने के बाद 7 महीने काम होगा तब 3 से 7 वाली एक्टिविटी खत्म होगी। अच्छा सर, पहले आपने 3 से 7 ही क्यों लिया? मेरे पे 4-5 की एक्टिविटी है। मैंने कहा देखो 8 से 9 वाली तो लास्ट है, तो ये तो तब बनेगा। सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी स्टार्ट हो रही है? देखो 2 से 5 वाली एक्टिविटी देखो। जब आप 2 से 5 वाली एक्टिविटी देखते हो, यहां से यहां वाली एक्टिविटी देखते हो, तो यहां से यहां लगते हैं 2 महीने और यहां से यहां लगते हैं आपके पास 4 महीने। तो अगर मैं देखूं फिनिशिंग टाइम कितना है इसका, ये क्या है, 6 महीने। तो 6 महीने, देखो सबसे पहले आपने क्या करा, देखो तो ध्यान से सुनना, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अगर मैं मान लेते हैं कि मैंने पहली मशीन, देखो मैंने कहा कि भाई पहले एक्टिविटी मैंने ये चालू करी और मैंने जो एक क्रेन थी, मेरे पे एक क्रेन दी थी मेरी कंपनी ने, मैंने इस पे लगा दी। अब ये जो क्रेन मैंने इस पे लगाई तो ये 7 महीने तक काम करेगी। ठीक है, ये क्रेन कितने महीने तक काम करेगी? 7। तो मेरी एक क्रेन 7 महीने के लिए ब्लॉक हो गई। अगर मैं एक्टिविटी 3 से 7 करता हूं तो 7 महीने तक जल्द से जल्द अगर मैं काम करूं, ये एक्टिविटी को मैं जल्द से जल्द काम करूं, तो मैं 7 महीने में इस काम को खत्म कर पाऊंगा, एक्टिविटी 3 से 7। तो मेरी जो 7 महीने के लिए क्रेन, एक वाली क्रेन ब्लॉक हो गई कि अब ये एक क्रेन जो है, एक क्रेन जो मेरे पास है वो इस एक्टिविटी 3 से 7 को वर्क करेगी और वो 7 महीने तक काम करेगी। फिर हम वो एक्टिविटी ढूंढेंगे जिसमें ऐसा होगा कि हम ऐसी एक्टिविटी ढूंढेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लेट हम 7 महीने तक कर सकते हैं। मतलब ऐसी एक्टिविटी ढूंढे प्रोजेक्ट को कोई इफेक्ट भी नहीं पड़े और वो एक्टिविटी 7 महीने खत्म होने के बाद चालू हो जाए। तो वो एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो वो एक्टिविटी है 2 से 5 वाली। अगर मैं एक्टिविटी 2 से 5 देखता हूं तो उसका जो लेटेस्ट अर्लीस्ट टाइम है, लेटेस्ट अर्लीस्ट टाइम मतलब लेटेस्ट अर्लीस्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, मतलब ये एक्टिविटी 2 से 5 वाली एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा कितना लेट कर सकता हूं? 7 महीने लेट कर सकता हूं। तो यहां तो मुझे बेनिफिट हो गया कि यार 7 महीने तक मेरी 3 से 7 वाली एक्टिविटी, से कैसे पता चला 7 महीने करेंगे? ये ऐसे पता चला जब आप 2 से 5 वाली एक्टिविटी देखते हो, 2 से 5 वाली एक्टिविटी देखते हो तो 2 से 5 वाली जल्द से जल्द कितने दिन में स्टार्ट हो सकती है? 2 महीने में। और लेट करे चाहो तो कितना कर सकते हैं? 7 महीने तक कर सकते हैं। देखो ये क्या है, स्टार्टिंग टाइम लेट, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। मतलब अगर मैं ये एक्टिविटी 2 से 5 वाली एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहूं तो जल्द से स्टार्ट करना चाहूं तो 2 महीने में कर सकता हूं। अगर मैं लेट करना चाहूं तो मैं इसमें लेट करने के लिए 7 महीने तक लेट कर सकता हूं। मतलब 7 महीने बाद भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है, इतना 7 महीने तक लेट स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ठीक, ये इसका मतलब है। और इसको कितना लेट और कर सकते हैं? 11 महीने में, मतलब 4 महीने में फिनिश हो जाएगा तो 11 महीने में जल्द से जल्द खत्म हो सकता है। जल्द से जल्द ये 6 महीने में खत्म हो जाएगा और जल्द से लेट करे तो 11 महीने में। मतलब समझिए पहले इसका, तभी समझ पाओगे। 2 से 5 वाली एक्टिविटी जो है इसको जल्द से जल्द 2 महीने में स्टार्ट किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा लेट करना चाहूं तो 6 महीने में लेट किया जा सकता है। दोबारा सुने, 2 से 5 वाली एक्टिविटी को अगर मैं जल्द से स्टार्ट करना चाहूं तो 2 महीने में स्टार्ट कर सकता हूं, और अगर मैं इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहूं तो 6 महीने में खत्म कर सकता हूं। और वही 2 से 5 एक्टिविटी अगर मैं लेट स्टार्ट करना चाहूं तो 7 महीने लेट करूंगा स्टार्ट, तब भी मेरे प्रोजेक्ट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं 7 महीने लेट स्टार्ट करूंगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोजेक्ट को। यही तो कहता है लेट स्टार्टिंग टाइम। और इसको मैं अगर जितना मैं लेट खत्म करना चाहूं, क्या है, 11 महीने में आप इसको खत्म कर सकते हो।
इसका मतलब यह है, सुनो ध्यान से, मैंने 3 से 5 वाली एक्टिविटी पहले क्यों ली? 3 से 7 वाली एक्टिविटी पहले इसलिए ली क्योंकि इसको मैं जल्द से जल्द भी अगर स्टार्ट करूं तो 2 महीने, और लेट भी करूं तो 2 महीने। इसको खत्म करने के लिए मेरे पास 7 महीने हैं। जल्द से जल्द खत्म करूंगा तो 7 महीने, और 7 महीने बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। ये सोचना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है सर, ये आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करना है। तो अगर आप यहां देखोगे तो ये एक्टिविटी को जल्द से जल्द और लेट से लेट भी 2 महीने में, इसमें कोई जल्द और लेट कुछ नहीं है, ये आपको 2 महीने में स्टार्ट करना पड़ेगा, और लेट से लेट भी 2 महीने में स्टार्ट करना पड़ेगा। पर अगर मैं इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहूं तो 7 महीने में खत्म कर सकता हूं, और लेट खत्म करना चाहूं तो 8 महीने में कर सकता हूं। तो मैं क्या कोशिश करूंगा, पहले मैं 3 से 7 वाली एक्टिविटी को परफॉर्म करूंगा, और 3 से 7 वाली जब एक्टिविटी में परफॉर्म करूंगा तो मैं इसको जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करूंगा, और ये एक्टिविटी मेरी कंप्लीट हो जाएगी इन 7 मंथ। एक्टिविटी 3 to 7 will be complete in 7 महीने। मतलब ये एक्टिविटी अगर मैंने स्टार्ट करी दोस्तों तो मैं इसको जल्द से जल्द 7 महीने में खत्म कर दूंगा। फिर मैं ऐसी एक्टिविटी ढूंढूंगा कि मैं वो एक्टिविटी, किसी एक्टिविटी ढूंढो जो 7 महीने बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कहा 2 से 5, 2 से 5 को अगर मैं लेट करना चाहूं, पहले मैंने सोचा कि एक क्रेन को मैं, अगर एक क्रेन में सफिशिएंट कब बना सकता हूं? सुनो क्वेश्चन क्या था, एक क्रेन आपके पास है और कंपनी कह रही है एक क्रेन सफिशिएंट है काम करने पे, अगर आप इंडिविजुअली काम करवाओगे तो मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा इधर कि मैं किस तरीके से काम को इंडिविजुअली करा सकता हूं। चाहता तो इन दोनों को यहां से यहां वाली एक्टिविटी और यहां से यहां एक्टिविटी एक साथ चालू हो सकती है। देखो ये भी 2 महीने में स्टार्ट हो सकती है जल्द से जल्द, और ये भी 2 महीने में। पर मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने कहा पहले मैं यहां से यहां एक्टिविटी खत्म करा देता हूं, और जल्द से इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे लगेगा 7 महीने। जब ये 7 महीने में याली एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो एक क्रेन इस पे लग जाएगी। जब ये 7 महीने में खत्म हो जाएगा तो 7 महीने बाद इसको मैं 7 महीने तक लेट कर सकता था, तो मैं 7 महीने खत्म होते इसको 7 महीने तक लेट कर दूंगा। तो पहले मैं क्या करूंगा, याली एक्टिविटी पकड़ूंगा और इस एक्टिविटी को रोक दूंगा। 2 से 5 वाली एक्टिविटी को मैं रोक दूंगा और 3 से 7 वाली एक्टिविटी को करना चालू कर दूंगा, और उस पर लगाऊंगा क्रेन। जब वो 7 महीने में कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं ये वाली एक्टिविटी चालू करूंगा, क्योंकि ये एक्टिविटी 7 महीने में स्टार्ट हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा लेट करना चाहो तो। अगर यहां पर 6 होता ना तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। सोचो ना, अगर यहां पर 6 होता तो क्वेश्चन कैसे बनता। ये एक्टिविटी को आप ज्यादा से ज्यादा लेट 6 महीने कर सकते हो, और ये एक्टिविटी जल्द से खत्म करोगे तो 7 महीने में। तो आपके लिए एक मशीन और लेनी पड़ेगी आपको, फिर क्वेश्चन नहीं बनता, फिर आपको क्रेन, नंबर ऑफ क्रेन बढ़ानी पड़ेगी। सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा आप यहाँ पर। 3 से 7 वाली एक्टिविटी मैं ज्यादा से जल्दी जल्द अगर कंप्लीट करूं तो 7 महीने लगेंगे, और ये कह रहा है कि 6 महीने में आपको ये एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो पॉसिबल है ही नहीं। 7 महीने तो एक क्रेन इस पे लगेगी ना, तो जैसे ही 6ठा महीना आएगा इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ये खत्म नहीं हुआ तो यहाँ पर एक क्रेन और लगानी पड़ेगी। पर ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं बनवाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन बनवाएगा तो आपको यहाँ दिमाग लग रहा है कि अच्छा ये एक्टिविटी 7 महीने में खत्म होगी जल्द से जल्द, पर इसको 6 महीने में स्टार्ट करना है। जैसे इसके 6 महीने हो जाएंगे, 1 महीना बच जाएगा खत्म होने के लिए, उसको स्टार्ट करना पड़ेगा मजबूरी। ज्यादा से ज्यादा लेट कितना कर सकता हूँ, 6 महीने। अगर 6 होता तो यहां पर आपको एक क्रेन और लगानी पड़ती। तो सफिशिएंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है ये। उसने कहा, मैंने आपसे कहा कि देखो ऐसा करो, पहले 3 से 7 वाली एक्टिविटी स्टार्ट करो और इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करो। जब इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे तो 7 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, और जैसे ही 7 महीने में कंप्लीट हो गई तो इसको हम 7 महीने लेट कर सकते हैं। मतलब जैसे ही यहां पहुंचेंगे एक्टिविटी में, इसको रोक दूंगा और क्रेन जो एक बची मैं इस पे लगा दूंगा। जैसे ये कंप्लीट होगा मैं सारी क्रेन इस पे लगा दूंगा, एक क्रेन जो मेरे पे है, क्योंकि ये 7 महीने, देखो ये चीज बराबर आ गई। ठीक है, समझ में आ रहा है। जल्द से जल्द कंप्लीट करूंगा और लेट इतना से कर सकता हूँ, और यहां पर वो क्रेन मैंने लगा दी। जब मैं यहां पर वो क्रेन कराऊंगा तो इसको मैं कितना काम लेट कर सकता हूं, 11 महीने तक इसको लेट कर सकता हूं। तो 2 से 5 जो मेरी एक्टिविटी है मैं उसको लेट कितना कर सकता हूं, 7 महीने में लेट कर सकता हूं। 7 महीने लेट स्टार्ट करूंगा तो प्रोजेक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और आप मुझे बताओ उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा। लेटेस्ट फिनिश टाइम मतलब अगर मैं इसको ज्यादा से ज्यादा लेट करना चाहूं तो मैं 11 महीने तक लेट कर सकता हूं। 11 महीने तक मैं इसको बनाकर खत्म कर सकता हूं। और अगर जल्द से जल्द करना कहूं तो यही काम 2 से 5 वाली एक्टिविटी 6 महीने में खत्म कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम पहले स्टार्ट करो, कौन सा बाद में। मैंने पहले कौन सा काम स्टार्ट करा, क्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचकर 3 से 7 वाली एक्टिविटी, उसको 7 महीने में जल्द से जल्द कंप्लीट करा। कंप्लीट करने के बाद मैंने इसको 2 से 5 वाली एक्टिविटी को 7 महीने तक रोक दिया, और जैसे ही मैंने 2 से 5 वाली एक्टिविटी को 7 महीने तक रोका तो मेरा जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है, मतलब मैं कितना इसको लेट और कर सकता हूं। 7 महीने में स्टार्ट करा काम, और 4 महीने तो उसमें लगेंगे ही, क्योंकि ये कैसा आएगा, 7 महीने में आप काम कर रहे हो यार, है ना। 4 महीने इस काम को कम से कम लगेगा ही, तो आपको 11 महीने लग जाएंगे इस काम करने में, क्योंकि आपने लेट स्टार्ट करा था ना, लेट स्टार्ट करा था। अब सोचो ना, इस वाले काम को 2 से 5 वाली एक्टिविटी को करने में 4 महीने लगे, तो 7 और 4 कितना हो गया,
आपके पास 11। तो मतलब दोस्तों अगर आप 7 महीने में ये काम स्टार्ट करोगे तो 11 महीने तक एक्टिविटी 2 से 5 ही करते रहोगे, तो 11 महीने तक मेरी जो क्रेन है वो यहां ब्लॉक हो गई। क्लियर हो गया? 7 महीने तक तो एक्टिविटी कौन सी करवाई? 3 से 5, और 7 महीने के बाद 11 महीने तक कौन सी एक्टिविटी में क्रेन लगाई? 2 से 5 वाली एक्टिविटी में, तो 11 महीने यहां ब्लॉक हो गया। अब ऐसी एक्टिविटी ढूंढो जहां पर वो एक्टिविटी 11 महीने तक लेट करा जा सकता है ना? अगर मैं 11 महीने तक एक्टिविटी 2 तक लगा रहा हूं, पहले 7 महीने कहां लगाई क्रेन को? एक्टिविटी 3 से 5 में, और अगले 4 महीने जो लगाई वो 2 से 5 में, क्योंकि उसको मैं 7 महीने तक लेट कर सकता था। अब आप ऐसी एक्टिविटी फाइंड आउट करो जिसको मैं 11 महीने लेट स्टार्ट करूंगा तो प्रोजेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे 11 महीने में खत्म होगी उस एक्टिविटी में क्रेन लगा दूंगा। आ रहा समझ में? समझ में आ रहा, पक्का आ रहा होगा, पक्की। तो यहां पर मैं क्या लिखता हूं, यहां मैं लिख दूंगा हेयर सेम क्रेन will be used, here same crane will be used in activity 2 से 5। एक्टिविटी 2 से 5 में भी हम सेम क्रेन का यूज कर सकते हैं जो क्रेन हमने यहां लगाई। तो यहां पर क्रेन 7 महीने के लिए बुक हुई, 7 महीने बाद मैं इस क्रेन को 2 से 5 वाली एक्टिविटी को चालू करा, और वो क्रेन जो वहां खत्म हुआ यहां लगा दी, 11 महीने तक काम हुआ। अब ऐसी एक्टिविटी ढूंढो, उनमें से ऐसी एक्टिविटी फाइंड करो 5 से 8 और 8 से 9 जो 11 महीने बाद में चालू कर पाऊं। तो 5 से 8 और 8 से 9 है, तो 5 से 8 वाले को देखता हूं। जब मैंने 5 से 8 वाली को देखा तो मैं इसको जल्द से जल्द ये है लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। देखो आप इधर देखो, ये क्या है? लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। तो 5 से 8 वाली एक्टिविटी अगर लेट करना चाहूं तो 11 महीने तक लेट कर सकता हूं। तो क्या जैसे ही मेरा ये खत्म हुआ वैसे ही मैं ये वाली एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता हूं। तो 5 से 8 वाली एक्टिविटी भी काम आ गई मेरे। तो एक्टिविटी 5 से आपको बस इतना सोचना है कि जो 5 से 8 वाली एक्टिविटी है उसको मैं कितना लेट कर सकता हूं। तो उसका लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम होगा वो 11 महीने हो सकता है, और ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जैसी 2 से 5 11 महीने में क्रेन जो है हमारी एक, वो 11 महीने तक काम करेगी। 7 महीने काम करेगी पहले ऊपर वाले के लिए, फिर 4 महीने इसके लिए काम करेगी, तो 11 महीने तक वो ब्लॉक है। 11 महीने बाद ऐसी कोई एक्टिविटी है जो मैं 11 महीने लेट स्टार्ट कर सकता हूं? हाँ, वो है 5 से 8 वाली एक्टिविटी। वो 11 महीने बाद ही स्टार्ट हो पाएगी अगर लेट करना चाहो तो। अगर आप पूरी शुरू से लेट एक्टिविटी करना चाहो तो 11 महीने बाद स्टार्ट कर सकते हो, और प्रोजेक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। फिर भी प्रोजेक्ट 15 दिन में खत्म हो जाएगा। देखो, कहीं से भी आ जाओ, कहीं से भी, किसी से भी आ जाओ आप, किसी भी, प्रोजेक्ट 15 दिन में ही खत्म होगा। चाहे वो लेटेस्ट हो, चाहे वो कितना भी लेट काम करो तब भी 15 दिन में खत्म होगा, और कितना भी जल्दी काम करो तब भी 15 दिन में खत्म होगा। ये देख रहे हो आप क्यों बराबर है यहां पर। तो अगर मैं यहां से लेट करता रहता हूं, 7 महीने लेट काम चालू करा, फिर 11 महीने खत्म हुआ, फिर लेट काम चालू करा, फिर 12 में, और 3 महीने में फिर ये, तो तब भी 15 आएगा। अगर आप जल्द से जल्द काम करोगे तब भी 15 दिन में ही खत्म होगा, प्रोजेक्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं 5 से 8 वाली एक्टिविटी को करता हूं दोस्तों, तो मैं जल्द से जल्द इसको लेट से लेट 11 महीने तक लेट कर सकता हूं, और एक क्रेन का मैं यहां पर यूज फिर कर सकता हूं। और अगर मैं इसको लेट फिनिशिंग टाइम कब होगा, फिर ये 11 महीने इसको मैंने यूज करा प्लस, और इसमें लगेगा टाइम इस एक्टिविटी को करने में 1 महीना। 1 महीने में ये एक्टिविटी हो जाएगी। 11 महीने लेट स्टार्ट करूंगा और 1 महीने एक्टिविटी हो जाएगी, तो 12 महीने में ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी। इसका मतलब जो इसको इस काम को जो 2 से 5 से 8 वाली एक्टिविटी है मुझे 12 महीने में फिनिश करनी पड़ेगी, और 12 महीने में फिनिश करनी होगी, तो सेम क्रेन का मैं यूज कर सकता हूं यहां पर। हेयर सेम क्रेन विल बी यूज, सेम क्रेन विल बी यूज इन एक्टिविटी 5 से 8। समझ में आ रहा है? अब मैं ऐसी एक्टिविटी ढूंढूंगा जो, ये समझो कि एक क्रेन, पहली वाली क्रेन मेरे 7 महीने तक यूज हुई एक्टिविटी 3 से 5 में और 3 से 7 में। दूसरी वही क्रेन जब 7 महीने कंप्लीट हो गए उसके बाद मेरे अगले महीने में लगा, अगले 4 महीने ब्लॉक हो गई। कहां पर? 2 से 5 वाली एक्टिविटी में काम कर रही है वो क्रेन। और जब वो 11 महीने में खत्म हुई वो एक्टिविटी टोटल, तो 11 महीने बाद मैंने 5 से 8 वाली एक्टिविटी चालू कर दी, और उसको 1 महीना क्रेन यहां ब्लॉक हो गई मेरी। अब ऐसी एक्टिविटी ढूंढो जहां पर वो काम 11 महीने तक लेट किया जा सकता है, 12 महीने बाद भी स्टार्ट किया जा सकता है वो काम। तो वो है 8 से 9 वाली एक्टिविटी। 8 से 9 वाली एक्टिविटी ढूंढो भाई, यही है ना लास्ट वाला, 8 से 9। 8 से 9 वाली एक्टिविटी ढूंढो। फिर 8 से 9 इसका लेट कर सकता हूँ 12 से। अब मैंने कोई इस तरह से चलाया, पहले ये वाला काम कर लिया, फिर क्रेन यहां यूज कर ली, फिर इसके बाद यहां भेज दी, ये वाला काम करा, उसके बाद ये वाला काम करा, और उसके बाद 12 महीने बाद भी काम चालू हो सकता है इसका। देखो ज्यादा लेट कितना कर सकता हूँ 12, तो 12 महीने बाद भी अगर काम चालू करूंगा तो मेरी क्रेन यहां यूज होने के बाद यहां लग जाएगी।
और जैसे यहां लगेगी तो 15 महीने में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और डिले करने की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा पूरा प्रोडक्शन टाइम में। समझ में आया दोस्तों? अब ये देखो, ध्यान देना, मैंने एक्टिविटी 8 से 9 चालू करी और इसका लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम है। आपको इस एक्टिविटी को कम से कम 12 महीने लेट कर सकते हो स्टार्ट। ठीक है, मैंने कहा यही तो चाहिए था मुझे, क्योंकि 12 महीने में मेरी एक क्रेन फंसी हुई थी। जैसे ही 12 महीने कंप्लीट हो जाएंगे मेरी क्रेन फ्री हो जाएगी। अब मैं 12 महीने में ये काम स्टार्ट करके इसको काम को खत्म कब करूंगा? इस काम को खत्म करूंगा 12 + 3 महीने में काम खत्म होगा। तो ये काम मेरा कितने टाइम में खत्म हो जाएगा? 15 महीने में। और टोटल प्रोजेक्शन देखो, एक ही क्रेन मैंने सारी एक्टिविटी में यूज कर ली विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट अभी 15 महीने में कंप्लीट हो रहा है। तो हेयर वो लाइन लिख लेना, हेयर सेम क्रेन विल बी यूज, सेम crane will be used in activity 8 to 9। तो हम 9 में एक कंक्लूजन देंगे, हम कहेंगे 1 crane is sufficient, एक क्रेन सफिशियंट है उन सभी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। पर अगर उन सभी एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग टाइम है वो हमारे अकॉर्डिंग से हुआ तो अगर हमने कहा, अगर आप कह रहे हो कि नहीं इन दोनों एक्टिविटी को साथ चालू करो, तो फिर एक क्रेन फिर 2 लाओ। एक क्रेन तभी सफिशिएंट हो पाएगी अगर हमारे बताए हुए तरीकों से आप एक्टिविटी को स्टार्ट करोगे। हमने क्या करा, मैंने यहां पर लिख दिया देयरफॉर, एंड में कंक्लूजन दे रहा हूं, देयरफॉर 1 क्रेन इज सफिशिएंट। जैसे कंपनी कह रही थी 1 क्रेन इज सफिशिएंट if starting time of the following activity are as follow। हम कंपनी से कह रहे हैं कि देखो दोस्तों, हम कंपनी से ये कह रहे हैं फ्लोइंग एक्टिविटी आर एस फ्लो, कंपनी से हमने कहा कि सर एक क्रेन तभी सफिशिएंट हो पाएगी इफ स्टार्टिंग टाइम जो होगा नीचे दी गई एक्टिविटी को हमारे तरीके से चालू होगा। पहले आप करोगे 3 से 5 वाली एक्टिविटी को स्टार्ट, 3 से 7 वाली एक्टिविटी को स्टार्ट करोगे, और जब ये एक्टिविटी आप स्टार्ट करोगे तो इसका ऐसे लिखो, ऐसे यहां पर लिखो आप एक्टिविटी हमारे बताए हुए टाइम पे स्टार्ट करोगे। ये हो गया स्टार्टिंग टाइम। अब देखना, मैंने कहा जो आपने एक्टिविटी स्टार्ट करी पहले 3 से 7 वाली, वो अब स्टार्ट करना 2 महीने बाद। जब आप 2 महीने बाद उसको स्टार्ट करोगे तो सारा क्रेन उस पर लगा देना, और ये 2 महीने बाद स्टार्ट होगा, फिनिश होगा 7 महीने में। तो जो 2 से 5 वाली एक्टिविटी उसको 7 महीने बाद स्टार्ट कर देना। 4 महीने तक यहां ब्लॉक हो जाएगी, 7 महीने तक क्रेन यहां लगेगी, 7 महीने बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमने अगली एक्टिविटी कब स्टार्ट करी? 11 महीने, ये तो रही लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम। फिर 12 महीने। तो जो हमने एक्टिविटी थी वो क्या थी, कौन सी वाली थी यार? 5 से 8 थी, फिर 8 से 9। हमने कहा देखो 5 से 8 वाली एक्टिविटी आप 11 महीने में स्टार्ट करना, और 8 से 9 वाली एक्टिविटी आप 12 महीने में स्टार्ट करना। अगर आप इस तरीके से इस एक्टिविटीज को स्टार्ट करोगे तो एक क्रेन सफिशिएंट हो जाएगी उन सभी एक्टिविटी को काम करने में। हमने कहा था हमारे लिए एक क्रेन सफिशिएंट है, पर कब होगी सफिशिएंट? जब आप ये एक्टिविटी इन टाइम में स्टार्ट करोगे तब। अगर आपने 3 से 7 और 2 से 5 वाली एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट कर दी तो कैसे क्रेन, एक क्रेन लगेगी, फिर दोनों में चाहिए, क्योंकि दोनों ये सारी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जिनमें क्रेन की जरूरत पड़ेगी। बिना क्रेन से इस एक्टिविटी को काम नहीं किया जा सकता। तो अगर आप एक साथ चालू कर दोगे इन दोनों एक्टिविटी को, गलत हो जाएगा। फिर आपको 2 क्रेन चाहिए होगी। हम चाहते एक क्रेन में काम हो जाए, और हम काम करने के लिए आपको ये स्टार्टिंग टाइम फॉलो करना पड़ेगा। और ऐसे करने से, इस स्टार्टिंग टाइम को फॉलो करने से कोई भी प्रोजेक्शन कंप्लीशन टाइम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करके दिखाया प्रूफ आपको। और ये था आपके पास एक यूनिक क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करना एक बहुत अच्छी बात होती है, इसके लिए आपका माइंड डेवलप होता है। इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं है दोस्तों, इनमें कोई ट्रिक नहीं होती है। आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि कौन सी पहले स्टार्ट करवाऊं, उसके बाद कौन सी कराऊं। सबका स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम देखना पड़ेगा, तभी आप ये चीज कर सकते हो। अच्छा है क्वेश्चन? ये नहीं है अच्छा तो है, पर अगर आपको नहीं आया समझ में या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो ये प्रॉब्लम तभी हो रही है। एक बार और इसी वीडियो को देखो और आराम से स्लो मोशन में देखो। स्लो मोशन मतलब नॉर्मल स्पीड में देखो, जैसे देख रहे हो आप। स्पीड बढ़ाकर देखते हो, आई नो, ठीक है, पर इतना पार्ट जितना मैंने अभी ये क्वेश्चन समझा, इतना पार्ट आप नॉर्मल स्पीड पे देखिए, समझिए चीजों को, एक एक चीज क्या कह रहा हूं उसको कंसंट्रेशन लगाकर समझिए, आपको पूरा क्लियर होगा एक बारी में। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हुआ है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2 होगा। ये लो जी, और इसके बाद अगली क्लास से हम अपना नया कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। तो ये
कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद हमारा सीपीएम का जो मेथड है वो हमारा क्लियरिटी मिल जाएगी हमको। इसमें हमें एक नया चीज पढ़ानी है, ये दो चीज, एक तो गैंट चार्ट बनाना सिखाना है इसके अंदर, और एक पीक रिक्वायरमेंट ऑफ मनी सिखाना है। ये क्या होता है सीखेंगे। ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अभी इस क्लास में ही, और इसको खत्म करने के बाद क्लास खत्म करेंगे। ठीक है दोस्त, आओ दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि भाई प्रोजेक्ट विद द फ्लोइंग डाटा इज इंप्लीमेंटेड। नीचे आपको डाटा दे रखा है, एक्टिविटीज दे रखी है, उसकी प्रीडिशियर एक्टिविटी दे रखी है, ड्यूरेशन दे रखा है कि ये एक हर एक एक्टिविटी कितने टाइम में कितने दिन में काम होगा, डेज में दे रखा है ड्यूरेशन, और आपको कॉस्ट भी दे रखी है कि एक एक्टिविटी को पूरा करने में आपको 50 रुपए लग जाते हैं पर डे। पर डे की कॉस्ट दे रखी है, तो 2 दिन का कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है। कहता है नेटवर्क डायग्राम बनाकर दिखाइए, क्रिटिकल पाथ निकाल के दिखाइए। ठीक है, ये तो दोनों हमारे लिए बहुत सिंपल है। पहले नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। कहता है मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, कम से कम आपको कितना टाइम लगेगा, वही आपसे पूछ रहा है। जहां क्रिटिकल पाथ होगा ना और उसका जो ड्यूरेशन होगा वही तो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट होता है। कि हाँ, क्रिटिकल पाथ का मतलब ही तो यही होता है कि कम से कम हमें कितना टाइम लगेगा इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, क्रिटिकल पाथ यही कहता है। तो यही तो है मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। चलो सबसे पहले तो मैं ये 2 पॉइंट करता हूं, और सबसे पहले बनाते हैं क्या, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसका जो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट है ना, वो है नया केस, वो है नई चीजें जो सीखना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर नई चीज वो देखिए आपने, देखो था नया, आप कह सकते हो नया था, बट उसमें क्या है कि हम चीजें समझ रहे हैं। हमने क्या करा कि पहले से हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, हमें बस क्वेश्चन के हिसाब से काम करना था, है ना। ठीक, ये कॉन्सेप्ट नया नहीं कहते इसको, ये कॉन्सेप्ट नहीं कहते, क्वेश्चन के हिसाब से काम करना वो अलग चीज होती है, उसको नए नए क्वेश्चन का वो कहते हैं। पर नया कॉन्सेप्ट है, नई चीज है, वो अलग चीज है। गैंट चार्ट जो है अभी जो मैंने बताना है वो नया कॉन्सेप्ट है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर जब हमने पिछली बार इसका वो बनाया था नेटवर्क डायग्राम, तो इसमें डमी का यूज करा था। आओ सर, तो सबसे पहले कहता है कि एक्टिविटी ए से पहले कुछ नहीं होना चाहिए और बी से पहले कुछ नहीं होनी चाहिए। तो एक्टिविटी ये मैंने एक, यहाँ ये नोटेशन आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो क्रिटिकल पाथ नहीं निकलेगा। और ये एक्टिविटी हो गई हमारे पास, दूसरी एक्टिविटी ए कह दी, 1 से 2 एक्टिविटी ए हो गई, 1 से 3 एक्टिविटी बी हो गई। अब हमने यहां पर इसका डमी दिया था, अगर आपको याद नहीं होता हमने यहां पर इसका क्या दिया था, डमी, और उसको हमने 4 पॉइंट दे दिया था, क्योंकि हम यहां से यहां भी नहीं कर सकते थे और यहां से यहां भी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि बी हमें सेपरेट चाहिए था और ए भी हमें सेपरेट चाहिए था। तो सी से ए, सी से ए और डी से ए, सी से ए मतलब एक कंप्लीट होने के बाद सी बनेगा और डी कंप्लीट होने के बाद बी बनेगा। तो मैंने कहा ये लो, सेपरेट चाहिए था ना आपको, ये लो, ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया सी कंप्लीट होने के बाद ए, ये हो गया हमारे पास 6, बी कंप्लीट होने के बाद डी। देखो सी तब स्टार्ट होगा जब ए कंप्लीट हो जाएगा और डी तब स्टार्ट होगा जब बी कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। ई तब स्टार्ट होगा जब ए बी मिलेंगे, और अगर मैं ए बी को इधर मिला देता तो सी गलत हो जाता फिर, क्योंकि अगर मैं इसको इधर मिला देता तो ये ए बी बन जाता और सी ए के सेपरेट होना चाहिए, और अगर मैं इसको इधर मिला देता तो डी सेपरेट होना चाहिए बी से, तो ये गलत हो जाता, फिर ये ए बी से मिलकर बनता डी, तो गलत हो जाता ना, इसलिए बीच में करा था। ठीक है, अब मैं यहां पर बनाना, ये पॉइंट हो गया जहां पर ए बी आपस में मर्ज हुए, और मर्ज होने के बाद क्या बनेंगे, मर्ज होने के बाद दोस्तों बनेंगे ए बी के मर्ज होने पे ई बनेगा, ए बी के मर्ज होने पे ई बनेगा। ये हमारा हो गया, अभी लिखूंगा इनको ना, बाद में लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, इनको बाद में लिख लो। अब ऐसे भी ये अभी हटेंगे यहां से, ये तो हो गया ई, ठीक है, और ई के बाद क्या बनेगा, एफ बनेगा, ये हो गया एफ। और अगर मैं इनको यहां छोड़ दूं तो मेरे पे 3 यूनिक पॉइंट हो जाएंगे, पर एक ही करना है, यूनिक पॉइंट तो बनेगा ही नहीं। इसलिए अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को लास्ट पॉइंट पे मर्ज कर दूंगा। किस तरीके से, ऐसे, एक ये हो गया मर्ज, एक ये हो गया मर्ज, और ये आपके पास क्या बना दोस्त, बन गया। देखो ए बी के मर्ज होने पे ई बनेगा, ई के बाद एफ बनेगा, और जो सी है वो ए के बाद बनना चाहिए, ए के बाद सी बनना चाहिए, और वो मैंने यहां मर्ज कर दिया क्योंकि मुझे एक यूनिक पॉइंट रखना है, और डी के बाद, ए बी के बाद डी बनना चाहिए, एक यूनिक पॉइंट रखना था, इसलिए मैं मर्ज कर दिया। अब इधर पॉइंट दे देंगे, तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 पॉइंट, हमेशा लास्ट में दे दिया करो, ठीक है, जब बन जाए टोटल। तो ये बन गया हमारा नेटवर्क डायग्राम। अब जब ये हमारा नेटवर्क डायग्राम बना तो अब हम निकालेंगे पॉसिबल पाथ, नेटवर्क डायग्राम। पॉसिबल पाथ निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये करना होगा कि
जो हमारे डेज है वो क्या क्या लग रहे हैं। एक्टिविटी ए पे 2 दिन, एक्टिविटी बी पे 4, सी पे 1, 2 4 1, एक्टिविटी बी पे 2 दिन, बी पे 4 और सी पे 1, बी पे 4 दिन लगता है, सी पे 1 दिन लगता है, डी पे लग रहा है आपके पास 2 दिन, 3 और 4, 3 और 2, 2 3 2, इस पे 2 लग रहा है, इस पे 3 दिन लग रहा है और इस पे 2 दिन लगता है। इस तरीके से आपको डेज दे रखा है कि कितने दिन में ये कंप्लीट होगा। कॉस्ट भी दे रखी है, एक्टिविटी एक कंप्लीट करने में 50 रुपए पर दिन की कॉस्ट आएगी। ठीक, इसके बाद कहता है मिनिमम ड्यूरेशन निकाल, तो हम पहले क्रिटिकल पाथ निकालेंगे और डमी में कोई भी कॉस्ट और कोई भी डेज नहीं लगता। डमी तो एक्टिविटी सिर्फ नेटवर्क को कंप्लीट करने के लिए होती है ना, इस पे ना तो कॉस्ट आती है और ना ही इसमें कुछ एक्टिविटी डेज आते हैं कंप्लीट होने में, कुछ है ही नहीं, एक्टिविटी सिर्फ पूरा करने के लिए है। अब देखो नेटवर्क डायग्राम में अगर बात करूं तो पॉसिबल पाथ कैसे निकालेंगे। पॉसिबल पाथ कौन कौन से बनेंगे, चालू करो। 1 से 3, 3 से 6, 1 से 3 और 3 से 6, एक ये हो गया पॉसिबल पाथ। 1 से 2 और 2 से 6, एक ये हो गया पॉसिबल पाथ। अब ध्यान सुनना, 1 से 3, 3 से 4 ये भी हो गया, 4 से 5, 5 से 6, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, ऊपर से करो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो हमारे पास 4 पॉसिबल पाथ बढ़े, जिसमें लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होगा वो हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पाथ होगा। तो 1 से 3 में लग रहा है 4 दिन, 2 दिन, 4 + 2 6 दिन लगेंगे, 4 + 2 कितने लगेंगे, 6 दिन। 1 2 6 पे 1 से 2, 2 से 6, तो 2 + 1 3 दिन लगेंगे, 2 + 1 कितने लगेगा, 3 दिन लगेगा। अब 1 से 3, 1 से 3 4 दिन, 3 से 4 कोई डमी है 0 दिन, ये 0 और 0 है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगता। 1 से 3 4 दिन, 4 + 0 + 3 + 2, 4 + 0 + 3 + 2, 3 2 5 और ये 9 दिन लगेंगे। और एक से ऊपर से आ जाओ, 2 0 3 और 2, 2 + 0 + 3 और +2, इस पे लगेगा 3 2 5 6 7। तो मुझे बताओ भाई क्रिटिकल पाथ कौन सा हुआ, ये वाला, ये हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पाथ। और इस पाथ को मैं उससे ड्रॉ कर देता हूं, हाईलाइट से आप डबल अंडरलाइन खींच लीजिए, इस पे डॉटेड वाली डबल अंडरलाइन खींचना, ठीक है। अगर वैसे खींचना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी चलेगा कि आपने भाई एक यहाँ खींच दिया ऐसे करके, इसको आपने यहाँ खींच दिया कैसे करके, और एक ऐसे खींच। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या बन गया दोस्त, पॉसिबल, ये क्रिटिकल पाथ बन गया। और हमारा क्रिटिकल पाथ आया, इसको लिखना क्रिटिकल अलग से, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। और जो मिनिमम ड्यूरेशन चाहिए पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, मिनिमम ड्यूरेशन वो इसी का ड्यूरेशन होता है क्रिटिकल पाथ का, जबकि है 9 डे। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। समझ में आया नहीं आया, यस ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं तो इसको फ्लोट से भी निकाल सकते हैं, फ्लोट के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको वो डालने पड़ेंगे एक ऐसे करके। तो आप चाहते हो तो उसको फ्लोट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपके होमवर्क है, और नीचे करके आप इसको फ्लोट से फाइंड आउट करिए। स्टडी मैट में फ्लोट से फाइंड आउट कर रखा है, अगर आप फ्लोट से फाइंड नहीं कर रहे, पॉसिबल पाथ से कर रहे हैं, आपका आंसर गलत नहीं होगा, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। जब तक आपको टोटल फ्लोट ना बोले कि टोटल फ्लोट निकालिए तभी आप निकालना, अदरवाइज जरूरी नहीं है उसको निकालना, ठीक है। अब स्टडी मैट किससे भी कर रहा हो, तरीके हमारे पास बहुत है निकालने के, इस तरीके को भी यूज करके निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है। ये स्टडी मैट भी इस तरीके को यूज करता है, ठीक। तो अगर आप फ्लोट करके, टोटल फ्लोट करके निकालना चाहो तो आंसर तो यही आएगा, है ना। तो निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं प्रैक्टिस के पर्पज के लिए। बाकी यहाँ पे मेरा खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि गैंट चार्ट बनाइए। कहता है कि व्हाट इज द मिनिमम प्रोजेक्ट, हमने कहा भाई ये टोटल मिनिमम प्रोजेक्ट 9 दिन तो लगेंगे पूरे काम को कंप्लीट। ड्रॉ अ गैंट चार्ट फॉर अर्लियर स्टार्ट शेड्यूल, गैंट चार्ट बनाना है अर्ली स्टार्ट शेड्यूल के लिए। तो यहां पर कह रहा हूं गैंट चार्ट ड्रॉ करेंगे। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है गैंट चार्ट, और वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बेसिस पर भी होता है। तो गैंट चार्ट फॉर अर्ली स्टार्ट शेड्यूल, फॉर अर्ली स्टार्ट तो किस तरीके से हम बनाएंगे गैंट चार्ट, बड़ा सिंपल है दोस्तों।
और अगर मैं बात करूं ये पेपर में पूछा जाता है इस तरीके से, नहीं आया आज तक, तो बहुत मुश्किल आया नहीं है, पर फिर भी भाई स्टडी मैट में है तो करो, है ना। पर एक मैं आपको बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आता है क्या नहीं आता है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, सिंपल से आपसे 2-3 मैंने आपको स्कैनर करके दिखाया और आपने देखा किस तरीके से पेपर बना रहा है। नेटवर्क डायग्राम बनाने को बोलेगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टोटल फ्लोट या क्रिटिकल पाथ निकालने को बोलेगा, या तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अभी जो इसके बाद आगे कंसेप्ट कराऊंगा ये थोड़ा बड़ा मेथड है, थोड़ा लॉन्ग, आप लॉन्ग कॉन्सेप्ट कह सकते हो उसको, बड़ा कॉन्सेप्ट है थोड़ा, अभी सकता है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो अब अगली क्लास से चालू होगा। उसमें तो बहुत कम पूछा जाता है, पर फिर भी देखो सब कुछ है स्टडी मैट में, उसके लिए इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, कॉन्सेप्ट बता रखा है, तो हमें करना पड़ेगा सारी चीजें। अब गैंट चार्ट शेड्यूल में क्या होगा कि आप इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो होता है ना नंबर्स लाइन होती है, और वो नंबर्स लाइन की तरह बनता तो है, पर नंबर लाइन में तो यहां से 0 होता है, 0 के बाद 1 2 3 होता है ये नंबर लाइन ही, पर इसको हम माइनस में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे कभी भी कोई एक्टिविटी माइनस में नहीं होगा। या तो स्टार्ट करोगे 0 से, और एंड कब होगा इस एक्टिविटी का, पूरी प्रोजेक्ट का 9 दिन। तो ये डेज बन गया, जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ ये नंबर लाइन ही है। नंबर लाइन पता है ना आपको कि एक लाइन बनाते हैं 0 से 1 2 3 4 ऐसे चल जाती है आगे इनफाइनाइट तक, और -0 से -2 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट चल जाती है। माइनस वाला में नहीं लेना, 0 वाला नंबर लाइन बनाना 0 से। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। टू 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी। गैंट चार्ट जो होता है हमारा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बेसिस पे भी बनाया जा सकता है। सामने देखिए दोस्तों, गैंट चार्ट खोल लिया, मैंने आपको बताया था गैंट चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज। एक सीरीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, सीरीज ऑफ एक्टिविटी का। एक सीरीज ऑफ एक्टिविटी का क्या होता है दोस्तों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ड्रॉ टू अ टाइम के बेसिस पर इसको बनाया जाता है। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है ना, हॉरिजॉन्टल, उसको हम कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं टाइम से, और जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको होता है एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, अभी कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करना बाकी है। गैंट चार्ट इज आल्सो नोन एज बार चार्ट, एमसीक्यू पूछेगा, गैंट चार्ट को बार चार्ट भी कहते हैं, बिकॉज जनरली इट शो द एक्टिविटी टू स्पेसिफिक जॉब इंडिविजुअल वर सेंटर बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस बार। जर्नली क्या लिखा है पर, जर्नली इसको इट शो एक्टिविटी टू स्पेसिफिक, हर एक स्पेसिफिक जॉब, हर एक्टिविटी को शो करता है, और वो हॉरिजॉन्टल बेसिस पर जनरली शो करता है। जनरली कह रहा हूं मैं, बहुत कम वर्टिकल बेसिस पर शो करना पड़ता है। टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर देते हैं, शो कर देते हैं। और हमारे स्टडी मैट में अगर हम बात करें, कभी पेपर में आया हुआ है तो हमेशा हॉरिजॉन्टल बेसिस पर आपको, और आपको भी आगे फ्यूचर में कभी गैंट चार्ट बनाने को आएगा, बड़ा सिंपल सा होता है, बस अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बनता है। पर आपको ना ये हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ करना है। देखो सामने खोल दिया मैंने। अब इसको करा कैसे जाएगा, ठीक, सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है यहां पर। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है, ओ पहले देख लेना कैसे बनाते हैं। 0 के जस्ट नीचे को एक लाइन खींचनी है। अब 0 के जस्ट नीचे एक लाइन खींचोगे तो उसके बाद आपको ये चेक करना है, जो एक्टिविटी ए है, जो एक्टिविटी ए है वो कितने दिन में जल्द से जल्द काम खत्म हो जाएगा उसका, 2 दिन में। एक्टिविटी ए को जल्द से जल्द कितने दिन में खत्म करना है, 2 दिन में। ये जो ड्यूरेशन दिया होता है, अर्लीस्ट टाइम का ड्यूरेशन दिया होता है, जल्द से जल्द कितने दिन में खत्म करना है, 2 दिन में। तो एक्टिविटी ए को मैं जल्द से जल्द 2 दिन में खत्म कर दूंगा। तो गैंट चार्ट में सिर्फ आपको इतना करना है, जो एक्टिविटी ए है उसको हम 2 दिन तक ले जाएंगे बस। ये हमारा क्या हो जाएगा सर, इसको ना आप ऐसे ना करके ना ऐसे करो, इस वाले उससे ले, एरो वाले से। एक्टिविटी ए जो है वो हम उसको 2 दिन तक खींच के ले जाएंगे। इसका मतलब है, और यहां लिख देंगे एक्टिविटी ए, इसका मतलब है कि एक्टिविटी ए जो है वो 2 दिन तक काम उसका होगा। 0 से स्टार्ट होगा और 2 दिन तक चलेगा। आप देखो इस डायग्राम को देखो, एक्टिविटी ए क्या होगा, ये 0 से स्टार्ट हुआ। यहां पर क्या होता है, पहला पॉइंट हम क्या मानते हैं, 0 डे, है ना। अब 0 डे से 2 एक साथ काम स्टार्ट हो रहे हैं। एक पहला कि यहां से 2 दिन लगाकर एक्टिविटी 2 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरी एक्टिविटी 1 कंप्लीट हो जाएगी, और इसी से 0 दिन से यहां तक लगाकर तीसरी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, इस पर 4 दिन लगेगा। तो बस तीसरी एक्टिविटी जो बी एक्टिविटी उसमें कितने दिन लगेगा, 4 दिन। तो आपको कहां से लगेगा, वो लगेगा 0 से, स्टार्ट कहां से होगी, 0 से। तो आपको ये यहां पर खींच कर 4 दिन पे ले जाना है। कितना सिंपल है बताओ आप, इसमें क्या प्रॉब्लम है। यह हो गया हमारी बी एक्टिविटी। इसका मतलब है 0 से स्टार्ट होने का मतलब ये 2 एक्टिविटी एक साथ चालू हो रही है, और एक एक्टिविटी को खत्म करने में 2 दिन लगेंगे और दूसरी एक्टिविटी को खत्म करने में 4 दिन लगेंगे। समझ में आया नहीं आया, समझ में आ गया। इसके बाद जो अब सी एक्टिविटी है,
सी वाली एक्टिविटी देखो, सी एक्टिविटी को खत्म होने में कितने दिन लगेंगे जी? देखो यह इसमें लग रहा है 0 दिन, समझना ध्यान से, इसमें 0 दिन लग रहा है। और सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी दूसरे दिन में, खुद ही सोचो, सी एक्टिविटी जो स्टार्ट होगी वो दूसरे दिन में स्टार्ट होगी और एक दिन में वो खत्म कर देगा। सी एक्टिविटी दूसरे दिन में स्टार्ट होगी, मतलब दूसरे दिन में स्टार्ट में यहां से करूंगा सी एक्टिविटी को। जब मैं यहां से सी एक्टिविटी को स्टार्ट करूंगा तो ऐसे करके मैं यहां पर एक लाइन डाल दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मैंने सी एक्टिविटी के लिए ये दे दिया। और सी एक्टिविटी स्टार्ट करूंगा वो एक दिन में खत्म करेगा। तो एक दिन कहां खत्म होगा मेरा बताना? दूसरे दिन में चालू करा, तीसरे में खत्म हो जाएगा। तो एक दिन जो मेरा खत्म होगा वो यहां पर खत्म हो जाएगा, बस इतना पे रोक देना। और मैंने कहा ये मेरी होगी सी एक्टिविटी। समझना इसका मतलब क्या है? सी एक्टिविटी स्टार्ट दूसरे दिन से हुई है, क्योंकि पहले दिन से तो यहां तक ये चला था, उसके बाद सी एक्टिविटी, और तीसरे दिन पे सी एक्टिविटी खत्म हो गई। अब अगली एक्टिविटी देखो डी। डी एक्टिविटी जो है वो तीसरे दिन से स्टार्ट होगी और वो 2 दिन तक आगे चलेगी। तो तीसरे दिन स्टार्ट होगी, चौथा और 5वें दिन तक आगे चलेगी। तो तीसरे दिन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए जहां से हम स्टार्ट करते हैं वहां पर हम देखो एक लाइन जब कट होती है तो हम, जब हम कोई लाइन कट करते हैं तो हम इससे डॉटेड लाइन से कट कर देते हैं, एक तरीका होता है इसको, है ना। तो मैंने यहां से सी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है और डी एक्टिविटी जो मेरी खत्म हो रही है 2 दिन के अंदर खत्म होगी जल्द से जल्द। तो 3 से स्टार्ट करूँ तो 5 में खत्म हो जाएगी। ये मेरी होगी डी एक्टिविटी जो आपको इतने टाइम पे खत्म करनी है। इसके बाद ई एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी? ई एक्टिविटी स्टार्ट होगी आपके पास ई एक्टिविटी हम स्टार्ट कर सकते हैं 4 दिन में। ये एक्टिविटी हम कब स्टार्ट करेंगे? 4 दिन में। क्यों मैक्सिमम क्यों लिया? ये 2 दिन में भी तो कर सकते थे। क्योंकि दोस्तों जब ये दोनों एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तभी आप ई एक्टिविटी चालू कर सकते हो। यही तो पॉइंट था ना। ई एक्टिविटी तभी स्टार्ट कर पाओगे जब दूसरी और तीसरी एक्टिविटी दोनों कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी वाली एक्टिविटी जो है ये ए एक्टिविटी, जब ए एक्टिविटी तो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। अब ए एक्टिविटी को 2 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि ई एक्टिविटी तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक ए और बी दोनों खत्म ना हो जाए। तो ए एक्टिविटी भले ही 2 दिन में खत्म हो जाए पर उसको 2 दिन और रुकना पड़ेगा, क्योंकि बी एक्टिविटी का उसको इंतजार करना पड़ेगा। और 4 दिन में बी एक्टिविटी जब खत्म होगी तो दोनों को, जब एक्टिविटी खत्म होगी दोनों को खत्म होने के बाद ही ई चालू हो पाएगी। तो इसका मतलब ई स्टार्ट 2 दिन में होगी या 4 दिन में? सर 4 दिन में। जब दोनों एक्टिविटी खत्म होगी और दोनों एक्टिविटी खत्म ये 2 दिन में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर इसको तो 4 दिन लगेंगे और जब दोनों होगी तभी ही चालू हो पाएगी। तो ई जो स्टार्ट होगी वो 4 दिन बाद स्टार्ट हो पाएगी। तो चौथा दिन कहां पर है? ये रहा। तो चौथे दिन पर आप ऐसा लगाओ और यहां लाते हुए, और इसको ये आगे कितने दिन तक काम करेगा? अच्छा, चौथे दिन में ये स्टार्ट हुई, ठीक है, क्योंकि बी चौथे दिन में खत्म हुई और दोनों को मिलाकर 4 दिन में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दोनों एक साथ चालू हुए। ये 2 दिन में खत्म होगी, 2 दिन इसको रुकना पड़ा, 4 दिन में ये खत्म हो जाएगी। दोनों खत्म होते ही 4 दिन में ई स्टार्ट हो जाएगा और ई स्टार्ट लगाएगा 3 दिन और। तो 4 चौथे दिन में खत्म होगी, तीसरा यहाँ, चौथा पहला यहाँ, दूसरा तीसरा 7वें दिन में खत्म हो जाएगी। तो मतलब ये एक्टिविटी जो हमारी ई एक्टिविटी है वो चौथे दिन से स्टार्ट होकर 7वें दिन में खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो ये हमारी होगी ई एक्टिविटी, चौथे दिन से स्टार्ट होकर 7वें दिन में खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी एफ एक्टिविटी है वो कौन से दिन में चालू होगी? चौथे दिन में ये स्टार्ट हुई, 7वें दिन में खत्म होगी, तो 7वें दिन बाद ही तो स्टार्ट हो पाएगी एफ। तो एफ एक्टिविटी जो है 7वें दिन स्टार्ट होगी, 2 दिन में खत्म हो जाएगी, तो 9 दिन हो जाएंगे पूरे। तो ये एक्टिविटी इस दिन में स्टार्ट होगी। अब यहां से और यहां से यह आकर 7वें दिन में एफ एक्टिविटी, ई के खत्म होने के बाद एफ चालू होगा और ये 9वें दिन में खत्म हो जाएगी दोस्तों। और इस तरीके से टोटल गैन चार्ट बना। ये दिखाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसे अंडरस्टैंड करने में इजीली रहता है। हमें नेटवर्क देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहां से बता सकते हैं कि किस तरीके से काम होने वाला है, कौन सी एक्टिविटी कैसे होगी। 0 लाइन से स्टार्ट होने का मतलब है कि वो एक्टिविटी जो एक साथ चालू होने वाली है, ठीक है। अब देखो नेटवर्क, ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब इसको कैसे देखेंगे? देखने का तरीका है कि 0 एक्टिविटी मतलब ये दोनों एक्टिविटी एक साथ चालू हुई, ये दूसरे दिन में खत्म होगी एक्टिविटी और ये चौथे दिन में खत्म हो रही है। उससे पहले सी एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है, जैसे ये खत्म होती है ए एक्टिविटी, उसके बाद सी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, और डी एक्टिविटी खत्म स्टार्ट हुई सी के खत्म होने के बाद, वो आगे 5 तक गई। और चौथी एक्टिविटी ई एक्टिविटी तब स्टार्ट होगी जहां पर बी और ए खत्म हो जाए, ए पहले खत्म होगी, बी खत्म होगी, उसके बाद ई स्टार्ट हो जाएगी और के बाद एफ स्टार्ट हो जाएगी। ए के बाद कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी? एफ। और इस तरीके से आप ग्राफ को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उसको बोलते हैं गैन चार्ट, ठीक है सर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इसको एक अच्छा तरीका है, ये काफी नीचे तक जा रहा है तो आप इसको ऐसा कर सकते हो कि ये जो डी है, ये डी आप इसके आगे भी चालू कर सकते हैं। जैसे कि क्या, 2 के बाद 2 से 3, मतलब यहां से यहां आप गए, तीसरे दिन में सी खत्म हुआ। सी कब खत्म हुआ? सी खत्म हुआ तीसरे दिन में,
जैसे 2 दिन में लगा, तीसरे दिन में सी खत्म हो गया, और जो डी खत्म होगा वो तीसरे दिन स्टार्ट होगा। तो तीसरे दिन में यहाँ इधर से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, और आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी डी चला सकते हो। जैसे एफ नीचे से चलाया ना, तो ऊपर से भी चला सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बाकी आप जो पहले था वही रहने दो, ठीक है। ये आपके पास पहले था। तो इस तरीके से आपका ये गैंट चार्ट बनता है। क्लियर है या नहीं? ये गैंट चार्ट समझ में आया किस तरीके से बनाना है? अगर पेपर में आया कर लोगे, हाँ सर आराम से कर लेंगे, अब तो सिंपल सा लग रहा है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक नया पॉइंट है। वो क्वेश्चन के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें काम करना होगा, ठीक है। देखते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि डिटरमाइन करो पीक रिक्वायरमेंट ऑफ मनी। पीक का मतलब होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम हमें बताओ कितना पैसे की जरूरत हमें पड़ने वाली है, एंड द डे ऑन विच, और वो दिन भी बताओ जिस दिन पे इन मैक्सिमम पैसे की हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पहले बात आप ये डिटरमाइन करो कि मैक्सिमम हमें कितने मनी की रिक्वायरमेंट होने वाली है उन सभी एक्टिविटी में से काम करने में, और जो मनी की रिक्वायरमेंट होने वाली है वो कौन से दिन में होने वाली है। हमारे पास टोटल 9 दिन है, उस 9 में से पहले दिन में होगी, दूसरे दिन में होगी, तीसरे में होगी, चौथे में होगी, 5वें, 7वें, 8वें, 9 में, किस दिन में ये मैक्सिमम मनी की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि कितने मनी की रिक्वायरमेंट की जरूरत है, मैक्सिमम कितने मनी की रिक्वायरमेंट की जरूरत है। दूसरा आपसे ये पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम मनी की रिक्वायरमेंट की जरूरत है वो कौन से दिन में जरूरत पड़ने वाली है, ये पूछ रहा है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों, सामने देखो लिख रहा है कैलकुलेटिंग पीक रिक्वायरमेंट ऑफ मनी एंड द डे इन विच इट अकर। किस दिन में मनी की पीक रिक्वायरमेंट पहुंचेगी, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी किस दिन में, और कितने की जरूरत पड़ेगी। पहले मैं निकालूंगा कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम, और वो कौन से दिन में पड़ेगी, वो दोनों की कैलकुलेशन इसके अंदर हम कर रहे हैं। दोस्तों जब हमारे पास मैक्सिमम रिक्वायरमेंट मनी की तब हमें जरूरत पड़ती है जब हमारा कोई भी 2 काम एक साथ चालू हो रहे होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 4 एक्टिविटी है, जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों 4 एक्टिविटी है ए बी सी डी, 4 एक्टिविटी है ए बी सी डी। अगर ये एक्टिविटी ऐसे होता, ए पहले होती, पहले ए एक्टिविटी काम कर रही होती, ठीक है, पहले ए एक्टिविटी करती, फिर उसके बाद बी एक्टिविटी करती, उसके बाद सी एक्टिविटी होती, उसके बाद डी एक्टिविटी होती, पहले ए होती, बी होती, सी होती, फिर डी होती। अगर ऐसा होता तो ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, एक के बाद एक होने में। हमने 4 लेबर लगाए, क्योंकि 4 लेबर लगाए हर एक एक्टिविटी को काम करने के अंदर, हर एक्टिविटी को काम करेगा 4 लेबर। 4 लेबर की जरूरत है एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। अब मुझे कितने लेबर लगाने पड़ेंगे? देखो मैंने 4 लेबर इसमें लगाए, जब ये एक्टिविटी खत्म होगी तो मैं क्या नए लेबर लगाऊंगा, यही जो लेबर है वही लेबर से काम करा लूंगा इस एक्टिविटी में? सर वही से काम करवा लेंगे, सिंपल सी बात है कि एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 4 लेबर की जरूरत है, तो मुझे कितने नंबर ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट होगी? मैंने कहा 4 ही होगी। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के खत्म होने के बाद दूसरी एक्टिविटी चालू हो रही है। पर अगर मैं यही बात कहता कि एक एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट करनी है और एक उसके बाद एक एक्टिविटी एक साथ खत्म होगी, ऐसे कहता भाई ए एक्टिविटी ये रही, बी ये रही, एक साथ स्टार्ट होगी, तो एक एक्टिविटी को कम से कम 4 लेबर कंप्लीट करेंगे। अब मुझे 4 लेबर की जगह 8 लगाने पड़ेंगे, 4 इधर और 4 इधर, 8। तो बेनिफिट कहां होता है, कहां सबसे कम कॉस्ट आएगी? जहां पर एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी चालू हो, क्योंकि पहले एक्टिविटी में 4 लेबर काम करेंगे, जैसी पहली एक्टिविटी खत्म होगी उसके बाद वही 4 लेबर दूसरी एक्टिविटी, तो हमें लेबर नंबर ऑफ लेबर बढ़ाने नहीं पड़ेंगे। पर अगर हम कोई भी काम एक साथ चालू करते हैं तो वहां पर हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये दोनों एग्जांपल से ये हमें पता चलता है कि अगर हम एक्टिविटी इंडिविजुअली करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम आती है एज कंपेयर टू जब एक्टिविटी एक साथ करते हैं। तो अगर मैं ए बी एक्टिविटी एक साथ करूंगा तो एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 4 लेबर चाहिए, तो 2 एक्टिविटियों को परफॉर्म करने के लिए 8 लेबर चाहिए होगा। और अगर मैं इनको इंडिविजुअली करूंगा तो फिर 4 लेबर से सारी एक्टिविटी कंफर्म हो जाएगी। तो दोस्तों मैक्सिमम पैसे की रिक्वायरमेंट तब होती है, यहां से ये पता चला कि हमारी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है मनी की, वो तब अराइज होती है, वो तब पीक पे पहुंचेगी जब हम कोई भी एक्टिविटी एक साथ चालू करेंगे। और अगर हम नेटवर्क डायग्राम को देखते हैं तो वहां पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो एक साथ चालू हो रही है। अगर हम नेटवर्क डायग्राम को देखें दोस्तों तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो एक साथ वहां पर चालू हो रही है। जब एक साथ चालू होगी तो कॉस्ट ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू इंडिविजुअली। ये भी सिखाया मैंने आपको। पहले मैंने ये 2 एग्जांपल इसलिए लिए कि आपको ये समझ में आ जाए
क्लियरली कि एक साथ अगर आप कोई भी दो एक्टिविटी को स्टार्ट करते हो या दो से ज्यादा एक्टिविटी को स्टार्ट करते हो तो वहां पर एज ज्यादा कॉस्ट आती है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल एक्टिविटी स्टार्ट करने पर। समझ में आ गया नहीं आया? क्लियर हो गया? तो अगर एक से ज्यादा एक्टिविटी एक टाइम पे स्टार्ट करोगे, साइमल्टेनियसली एक साथ स्टार्ट करोगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी और इंडिविजुअली करोगे तो कम कॉस्ट आएगी। तो मैं चाहता हूं कि मे बी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है मनी की पीक पे कब जाएगी, जब मैं एक साथ बहुत सारी एक्टिविटी को स्टार्ट करूंगा। ठीक है सर? अब किस तरीके से मुझे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करानी है जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम भी आए, है ना, जिससे मेरी कॉस्ट कम से कम भी आए। तो मैं यहां पर यह भी निकालूंगा कि कौन सी एक्टिविटी कब मेरे को परफॉर्म करानी चाहिए, किस दिन में परफॉर्म करानी चाहिए। 9 दिन में मेरा काम खत्म होना है प्रोजेक्ट को, कौन सी एक्टिविटी कितने दिन में स्टार्ट करूं, कितने दिन में खत्म होना चाहिए, जिससे मेरा टोटल कॉस्ट भी कम आ जाए और यह भी पता चल जाए कि कहां पर वो मैक्सिमम कॉस्ट आ रही है, पीक रिक्वायरमेंट ऑफ मनी कहां पर पड़ रही है। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, करने का प्रोसीजर क्या है, कौन सा मैं आपको समझा चुका, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एक साथ करने पे ज्यादा कॉस्ट आती है ना। अब धीरे धीरे इसको शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं पीक रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, लिखेंगे मेरे साथ साथ पीक रिक्वायरमेंट ऑफ मनी पीक रिक्वायरमेंट ऑफ मनी विल बी अकर when simultaneously occurring the activities। जब कोई एक्टिविटी एक साथ स्टार्ट करी जाएगी, जब कोई एक्टिविटीज एक साथ स्टार्ट करी जाएगी तब वो टाइम होगा जहां पर पैसे की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। ये बात आपको कंफर्म हो गई कि हम एक साथ जब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो वहां पर पैसा ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। तो पीक रिक्वायरमेंट तभी हो पाएगी जहां पर हम एक ऊपर नेटवर्क डायग्राम हम देंगे, ऊपर जो नेटवर्क डायग्राम है उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटी को एक साथ चालू करा गया है और वही एक्टिविटी पीक रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले ये कंफर्म मैंने कर दिया है आपको कि अब जो मैं डाटा लिखूंगा, अब जो मैं इंफॉर्मेशन डालूंगा इधर, मैं उसकी डालूंगा कि मैं सबसे पहले अपने अबव डायग्राम में जो नेटवर्क डायग्राम है उसमें ये देखूंगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो एक साथ स्टार्ट हो रही है। क्योंकि जब मुझे निकालना है पीक रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, कितना मैक्सिमम पैसे की मुझे जरूरत पड़ेगी, ये तभी पीक रिक्वायरमेंट निकलेगी, उस एक्टिविटी से निकलेगा जिस एक्टिविटी पे एक साथ चालू हो रही होगी। अगर कोई एक्टिविटी इंडिविजुअली चालू है तो उससे कभी भी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मनी नहीं निकाल सकते, क्योंकि कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कहां पर ज्यादा आएगी, जहां पर एक्टिविटी को एक साथ स्टार्ट किया जा रहा है, तो अलग अलग लेबर, अलग अलग कॉस्ट, अलग अलग मटेरियल चाहिए होगा उस पर, है ना, सभी चीज चाहिए होगी। तो यहां लिखता हूं फ्रॉम द नेटवर्क डायग्राम, फ्रॉम द अबव नेटवर्क डायग्राम, फ्रॉम द अबव नेटवर्क डायग्राम, from the above network diagram, the following activities need to occur simultaneously, नीचे दी गई कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिनको एक साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और यही एक्टिविटी में कॉस्ट सबसे ज्यादा आएगी। अब ऊपर नेटवर्क डायग्राम से ये देखूंगा कि कौन कौन सी एक्टिविटी है जिनको हम एक साथ स्टार्ट हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास 9 दिन का एक प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा जो एक्टिविटी, पहला पॉइंट अगर मैं कहूं तो जो मेरी एक्टिविटी ए और बी है, ए एंड बी, ऊपर डायग्राम में देखो आपको वहीं समझ में आएगा सब कुछ। जो एक्टिविटी ए और बी है आप खुद देखो, एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी एक साथ स्टार्ट हो रही है। जब एक साथ स्टार्ट होगी तो उसमें कॉस्ट एज कंपेयर टू ज्यादा आएगी। ठीक है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना मुझे। ठीक है, तो जब एक्टिविटी जो है आपके पास ए और बी वो एक साथ स्टार्ट हो रही है, अब एक साथ स्टार्ट हो रही है तो एक्टिविटी ए को कंप्लीट करने में एक दिन का कॉस्ट कितना आता है? एक्टिविटी ए को कंप्लीट करने में जो एक दिन की कॉस्ट आती है वो आपको दे रही है क्वेश्चन में 50 रुपए, और एक्टिविटी बी को कंप्लीट करने की भी एक दिन की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपए। तो अगर मैं इन एक्टिविटी को एक साथ चालू करूंगा तो एक दिन में 100 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी मेरी। 50 ए को स्टार्ट करने से आएगी और 50 बी को स्टार्ट करने की, और वो जो 100 रुपए आएगा वो पर डे का होगा, तो एक्टिविटी ए एंड बी जो कर रहा हूं मैं एक साथ स्टार्ट कर रहा हूं, तो कॉस्ट फॉर एक्टिविटी ए इज इक्वल टू 50 रुपीज पर डे
एक्टिविटी ए ने कितने दिन काम करा? 2 दिन। पहले 2 दिन एक्टिविटी ए काम हुई और पहले से 4 दिन एक्टिविटी बी ने काम करा। तो एक्टिविटी अगर ए काम करेगी तो पर दिन की कॉस्ट जो आएगी दोस्तों 50 रुपए आएगी। पर दिन की कॉस्ट कितनी आएगी? 50 रुपए। और कॉस्ट फॉर एक्टिविटी बी, अगर एक्टिविटी बी काम करेगी तो उसके लिए भी 50 रुपए पर दिन की कॉस्ट आएगी। तो अगर मैं बात करूं तो एक्टिविटी ए और बी अगर पहले 2 दिन काम करे, देखो पहले 2 दिन एक्टिविटी ए ने भी और बी ने एक साथ काम करा। पहले 2 दिन देख रहे हो आप, पहले दिन में भी एक्टिविटी ए बी एक साथ हुआ, दूसरे दिन में भी एक्टिविटी ए बी एक साथ हुआ, तीसरे दिन में एक्टिविटी ए खत्म हो गया उसका काम, तो एक्टिविटी बी रहा और सी चालू हो गया, तो बी और सी फिर दोबारा चालू हो गया। यहां पर बी और सी एक साथ चालू हो रहा है, दिख रहा है आपको ये वाला पैराग्राफ, ये डायग्राम। इधर देखो एक्टिविटी ए और बी एक साथ है, इधर देखो एक्टिविटी ए और बी इस वाले पॉइंट पे एक साथ है। जब आप इधर देखोगे इस वाले दूसरे दिन से चालू करोगे तो पहले 2 दिन में तो एक्टिविटी ए खत्म हो गई, पर एक्टिविटी बी चौथे दिन में खत्म हो रही है। तो जब दूसरे दिन में एक्टिविटी ए खत्म हुई उसी दिन से सी चालू हो गई, तो बी और सी साइमल्टेनियसली चल रही है। साइमल्टेनियसली चल रही तो फिर इसमें अलग कॉस्ट आएगी, समझ में आ रहा है? और देखो बी और डी भी साइमल्टेनियसली चल रही है, बी सी अगर मैं डी कहूं तब भी साइमल्टेनियसली चल रही है। बी यहां चौथे दिन में कहूंगा, डी तीसरे दिन से चालू होगा, चौथे दिन में चल रहा है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे आपकी एक्टिविटी आएगी। देखो तो ए और बी की जो कॉस्ट आई, अगर ए और बी एक साथ चलेगा तो ए के लिए एक दिन की कॉस्ट 50 रुपए है, बी के लिए एक दिन की कॉस्ट 50 रुपए है, तो टोटल एक दिन में 100 रुपए लगेगा। ये होगी ए और बी की पर दिन की कॉस्ट। अगर मैं सेकंड पॉइंट पे चलूं तो ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं। अभी तक देखोगे तो जैसी ए खत्म हुआ सी चालू हो गया, सी जैसी चालू हुआ तो बी और सी एक साथ काम स्टार्ट हो रहा है, तो बी और सी भी साइमल्टेनियसली चालू हो रहा है, बी एंड सी। और जब बी और सी साइमल्टेनियसली चालू होगा तो बी के लिए कॉस्ट क्या आएगी? कॉस्ट फॉर एक्टिविटी। अगर बी जितने दिन काम करेगा 50 रुपए पर दिन की कॉस्ट आएगी। अभी 2 दिन और बचे बी के काम खत्म होने पे। और कॉस्ट फॉर एक्टिविटी सी, और इसके है 40 रुपए पर डे। सी अगर एक दिन काम करेगा तो 40 रुपए की सी एक्टिविटी को परफॉर्म करने में लगते हैं 1 दिन। अगर एक दिन काम करेगा तो 40 रुपए की कॉस्ट आएगी सी की, तो ये आएगी 90 रुपीज पर डे। क्लियर है या नहीं है? तो बी और सी भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि ऊपर बी और सी को एक साथ काम करना होगा। ऐसी अगर आप देखेंगे तो ये बी तीसरे दिन पे खत्म हुआ, सी खत्म हो गया तीसरे दिन पे, अब बी चौथे दिन पे चल रहा है और तब डी भी स्टार्ट हो चुका था, तो बी और डी भी कहीं ना कहीं एक साथ देखो मैच कर रहा है, तो एक साथ कहीं ना कहीं चल रहे हैं। बी का एंड मोमेंट आ रहा है, एक दिन में खत्म हो जाएगा, और सी अभी भी 2 दिन और लगेंगे खत्म होने पे। तो बी और सी एक साथ दिखे, बी और डी एक साथ दिखे मुझे, तो बी और डी भी साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, बी एंड डी भी एक साथ कर रहे हैं, तो कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट फॉर बी एक्टिविटी के लिए क्या होगी कॉस्ट? बी के लिए तो भैया 50 रुपए पर डे है। और कॉस्ट फॉर एक्टिविटी डी के लिए क्या होगी? डी के लिए कॉस्ट देखो भाई, डी के लिए कॉस्ट आएगी आपके पास 100 रुपए, क्योंकि ये 2 ऐसी एक्टिविटी है बी और डी एक साथ चल रही है, तो 150 रुपए पर डे है। एक साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहीं पर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हमें मिल सकती है मनी की, ठीक है। अब हम देखेंगे तो डी और ई भी हमें दिख रहा है कि डी एक्टिविटी एक दिन और ई एक्टिविटी भी एक दिन उसके साथ चल रही है, तो डी और ई एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं। चौथा पॉइंट देखेंगे तो डी एंड ई एक्टिविटी, तो कॉस्ट फॉर डी एंड कॉस्ट फॉर ई। तो डी के लिए जो कॉस्ट है वो 100 रुपए एक दिन का खर्चा आएगा डी की एक्टिविटी को परफॉर्म करने में, और ई एक्टिविटी को परफॉर्म करने में 100 रुपए का खर्चा आएगा, तो ये आ गया 200 रुपए का खर्चा पर डे। ये तो भी मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि इनको अभी मैं चाहता तो मैं इनको लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम से भी तो और लेटेस्ट फिनिश टाइम भी तो कर सकता हूं। मैं भी तो चाहता हूं कि एक्टिविटी एक साथ चालू ना हो, जरूरी थोड़ा हूं मैं इसी तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म करूं। अभी मैं क्या करूंगा, इन सब का क्या निकालूंगा, लेटेस्ट निकालूंगा या अर्लीस्ट निकालूंगा, उसके हिसाब से भी तो एक्टिविटी करवाता हूं। देखो आप ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं, ये एक बॉक्स बना, अब यहां पर आप निकालो लेटेस्ट और फिनिश स्टार्टिंग टाइम। वो निकालने का पर्पस क्या रहेगा, एक एक्टिविटी को मैं कितने लेट तक परफॉर्म कर सकता हूं, इससे क्या होगा मेरी 2 एक्टिविटी एक साथ नहीं आ पाएगी, या एक साथ कब तक आ सकती है वो भी फाइंड आउट होगा ना। इनसे भी तो फाइंड हो सकता है कि 2 एक्टिविटी एक साथ कैसे आएगी। पहले तो स्टार्ट करेंगे 0 से, तो 0 + 2 आपके पास 2 आ जाएगा, 0 + 4 आपके पास 4 आ जाएगा।
4 + 2 यहां आ जाएगा, चलो इसको छोड़ो, ये 4 और ये 0 है, तो 4 + 0 ये 0 है दोस्तों, ये 0 इनकी एक्टिविटी, 4 + 0 4 आ जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 5 6 7, 7 और 2 9 हो जाएगा, तो यहाँ तो 9 ही आएगा क्योंकि 9 दिन का प्रोजेक्ट है। अब वो इधर से ले लो इधर से ले लो, मैक्सिमम 9 ही आ रहा है। 2 और +1 3, तो 3 लिखेंगे नहीं क्योंकि 9 मैक्सिमम है। अच्छा 4 और 2 6 होता है, तब भी नहीं लिखेंगे। अब उल्टा 9 यहाँ पर एज इट इज छोड़ देंगे, 9 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 7, 7 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा 4, 4 में से 0 जाएंगे क्या बचेगा 4, 4 में 4 गए क्या बचेगा 0। इधर से 9 में से 1 जाएंगे क्या बचेगा 8, 8 में से 2 जाएंगे 6, और यहाँ बैकवर्ड में मिनिमम लेते हैं। अब इससे क्या पता चलेगा, देखो इससे ये पता चलेगा कि ये वाला पॉइंट हमारा लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम है, ये वाला पॉइंट हमारा लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारा अर्लीस्ट फिनिश टाइम है और ये हमारा अर्लीस्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम है, ठीक है। तो ये देखो अभी ध्यान देना, मैं क्या समझाने जा रहा हूं आपको। देखो एक्टिविटी ए मैं ज्यादा से ज्यादा कितना लेट कर सकता हूं, 8 दिन लेट करूंगा। कि अगर एक्टिविटी ए को कंप्लीट करने में 8 दिन लगा दिए तब भी मेरे 9 दिन में प्रोजेक्ट हो जाएगा। कैसे, 8 दिन लगाऊंगा एक्टिविटी ए कंप्लीट करने में और 1 दिन में सी कंप्लीट कर दूंगा तो 9 दिन हो जाएंगे। समझ में आया, ये मतलब है। अभी मैंने क्या करा, एक्टिविटी ए और बी एक साथ चालू करा। एक्टिविटी ए 2 दिन में खत्म करी जल्द से जल्द, और एक्टिविटी बी जो है 4 दिन में खत्म करी। ठीक, जब मैं 4 दिन में खत्म करूंगा तो ई एक्टिविटी तभी स्टार्ट हो पाएगी जब ए और बी दोनों मर्ज होगी। ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा ये क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो आप ये सोचिए कि जो एक्टिविटी सी है, जो एक्टिविटी सी है, ये अगर मैं ए को जल्द से जल्द करूं, अगर मैं ए को जल्द से जल्द करूं तो मैं 2 दिन में खत्म कर सकता हूं ए को। अगर मैं एक एक्टिविटी को जल्द से जल्द पूरा करूं तो 2 दिन में खत्म कर सकता हूं। तो सी जो एक्टिविटी है मेरी, वो अब मुझे कंप्लीट करने के लिए 9 दिन बचे। 2 दिन में खत्म करिए ना। अच्छा एक मिनट, 2 दिन में इसको खत्म करा तो अब कितने दिन बच गए। भले सी एक्टिविटी 1 दिन में खत्म हो जाएगा, पर मेरे को प्रोजेक्ट तो कितने दिन में खत्म करना है, 9 दिन में। तो मेरे पे 6 दिन एक्स्ट्रा है। मेरे पे क्या है दोस्तों, 6 दिन एक्स्ट्रा उसको खत्म करने के लिए। समझ में आ रहा है? दोबारा देखो, दोबारा देखो। अगर मैं एक्टिविटी ए को 2 दिन में खत्म कर दूं, अगर मैं एक्टिविटी ए को 2 दिन में खत्म कर दूं तो एक्टिविटी ए के बाद सी करनी है, और सी करते ही मेरा प्रोजेक्ट पर पहुंच जाऊंगा मैं। तो यहां से अगर ये पाथ पे चलूंगा तो 2 दिन में ये हो जाएगा, 1 दिन में ये हो जाएगा, तो मेरे तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा ये। पर मुझे तो पूरा, मेरे पे कितने दिन है, 9 दिन। तो अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि 9 दिन में मुझे पूरे प्रोजेक्ट को खत्म करना है, तो एक्टिविटी ए को अगर मैं 2 दिन में खत्म करता हूं तो एक्टिविटी सी करने के लिए, यहां तक पहुंचने के लिए, 9 लाने के लिए मेरे पे सी करने के लिए 6 दिन है। अगर मैं एक्टिविटी ए को 2 दिन में खत्म कर देता हूं, सी को 6 दिन में खत्म कर सकता हूं। सी को मैं कितने दिन में खत्म कर सकता हूं आगे, 6 दिन में। तो सी को खत्म करने के लिए मेरे पे टोटल कितने दिन है, 6 दिन नहीं 7 दिन है, क्योंकि 2 दिन में खत्म कर रहे तो 7 दिन है मेरे पे सी को खत्म करने के लिए। अब जब 7 दिन में मैं सी को खत्म कर देता हूं तो सी डी के साथ भी आ जाएगा, ई के साथ भी तो आ जाएगा, मर्ज नहीं हो जाएगा। अगर मैं एक्टिविटी ए को, ध्यान सुना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये बार बार इसलिए मैं बार बार सुना रहा हूं आपको। इसके बाद आप इसको करो या नहीं करो ये मुझे मतलब नहीं, पर मेरे को समझाने दो अच्छे से। आप इधर सामने देखेंगे एक बार विदाउट फुल कंसंट्रेशन के साथ। एक्टिविटी ए से ए को कंप्लीट करने में 2 दिन लगते हैं। अगर मैं इसको 2 दिन में कर दिया तो अब एक्टिविटी सी करने में मेरे पे 7 दिन बचे, क्योंकि 9 दिन में पहुंचना है वहां तक। ठीक है, 7 दिन में कर सकता हूं। अगर मैं एक्टिविटी 7 दिन, एक्टिविटी सी को जो कि मैं जल्द से करना चाहूं तो 1 दिन में कर सकता हूं। अगर मैं लेट करना चाहूं तो 7 दिन तक लेट कर सकता हूं सिर्फ। अगर मैं एक्टिविटी सी को 7 दिन तक लेट करूंगा तो ये डी के साथ भी मर्ज हो जाएगा एक साथ, क्योंकि डी देखो एक्टिविटी बी 4 दिन में खत्म हो जाएगा, तो ये सी जो एक्टिविटी है वो कितने दिन में खत्म होगी, 7 दिन में। डी एक्टिविटी 4 दिन में खत्म हो जाएगी, और जैसे ही 4 दिन में खत्म होगी तो 5 दिन से चालू हो जाएगा। 5वें दिन में जब चालू हो जाएगा डी और सी फिर दोबारा एक साथ नहीं हो जाएगा, अगर नहीं हो जाएगा। और जब डी और सी करोगे तो ई भी तो कर हो जाएगा, क्योंकि ई भी कब चालू होगा, 4थे दिन के बाद। दोबारा देखो, ए खत्म होगा दूसरे दिन के बाद, बी खत्म होगा 4थे दिन के बाद। अब सी स्टार्ट करने के लिए मेरे पे है टोटल 7 दिन, और टोटल 9 दिन में होगा। 2 दिन में खत्म हो जाएगा और 7 दिन अभी और है मेरे पे स्टार्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए सी को। जैसे ही बी खत्म होगा मैं क्या स्टार्ट करूंगा, डी, और डी खत्म स्टार्ट करूंगा तीसरे दिन में। तो 7 दिन में ये खत्म कर सकते हैं। डी को हम 3 दिन में खत्म करेंगे। कितना दिन है, 2 दिन। डी के लिए कितना दिन है, 2 दिन। 2 दिन में डी को खत्म करना है जल्द से जल्द। तो आप देखो ये इसके साथ अकर नहीं हो रहा एक साथ। डी 7 दिन तक कर सकते हैं, डी 2 दिन में करना है, तो 7 दिन और 2 दिन देखेंगे तो 2 दिन जब डी होगा तो सी भी तो 2 दिन काम करेगा।
समझ में आ रहा है आपको? ऐसी ई की बात करूं तो चौथे दिन से जैसे बी और ए खत्म होगा चौथे दिन से ई भी चालू हो जाएगा, और ई को करने के लिए आपको 3 दिन चाहिए, तो सी डी ई एक साथ अकर हो जाएंगे, एक साथ। जैसी ए और बी खत्म होगा सी डी ई एक साथ अकर हो जाएंगे, इनको एक साथ चला सकता हूं मैं। अगर 7 दिन में कभी भी कर लो आप, सी को कंप्लीट करने में 1 दिन लगेगा पर आपके पास 7 दिन का टाइम है, आप इसको जब मर्जी चला सकते हो। अगर आप इन डी और ई के साथ चला रहे हो तो ये अकरेंस हो जाएगी सी डी ई की। तो यहां मैं आपको बस इतना ही सिखा रहा हूं इनको निकालने से कि कौन कौन सा आइटम एक साथ अकर हो रहे हैं। तो मैंने कहा यहां पर मेरे जो अकर हो रहे हैं वो 5वां पॉइंट आया सी डी ई। सी को मैं 7 दिन में कभी भी कर लूं, डी को मैं 2 दिन में कर पाऊंगा, ई को मैं 3 दिन में, तो 7 दिन एक लंबा पीरियड हो गया। तो अगर मैं डी और ई को कर रहा हूं एक साथ तो उसके साथ सी भी तो जुड़ सकता है, उसको भी तो जिस दिन मैं डी और ई कर रहा हूं सोचो उस दिन मैं सी भी तो करवा सकता हूं काम, है ना भाई। डी और ई लग गए, डी को लगेगा 2 दिन काम कमिट करने में, ई को लगेगा 3 दिन काम कमिट करने में। जिस दिन डी और ई एक साथ काम कर रहे हैं उस दिन सी से भी तो काम कर सकता है, क्योंकि उसका 7 दिन है और 7 दिन में कभी भी 1 दिन में काम कम्प्लीट कर लेगा। वो सी के पास 7 दिन है काम को कंप्लीट करने के लिए, वो 1 दिन में कर सकता है, करने को 1 दिन में कर लेगा पर 7 दिन में कभी भी कर लेगा वो, तो वो डी और ई के साथ भी तो कर सकता है। तो ये अकरेंस होगी 3 दिन की एक साथ, या नहीं हुई? यस हो गई। तो कॉस्ट और सी डी और ई, सी के लिए कॉस्ट क्या है? सी के लिए आपके पास कॉस्ट है 40 रुपए, डी के लिए है 100 रुपए और ई के लिए है 100 रुपए। तो 40 इसके लिए है, डी के लिए 100 और ई के लिए है 100, यह आ गया 240। ठीक, ये समझ में आ गया आपको कि सी और डी ई एक साथ हो सकते हैं। छठा पॉइंट आपके पास, छठा पॉइंट ऐसे है कि सी डी और एफ एक साथ, सी एफ और ई एक साथ हो सकते हैं। इधर देखो सी डी एफ, देखो आप अभी तो देखना कि अगर मेरा ध्यान सुनना, मैं कैसे मैं अकरेंस बता रहा हूं कि कौन कौन से काम एक साथ चालू किए जा सकते हैं। ठीक, देखो ये 1 से 2 काम कंप्लीट हुआ 4 दिन में, 4 दिन में काम कंप्लीट हुआ। अब 4 दिन के बाद मुझे जो प्रोजेक्ट में पहुंचना है वो 9 दिन में पहुंचना है, तो डी अगर चाहे तो 2 दिन में जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेगा, पर अगर लेट करना चाहे तो 5 दिन लेट कर सकता है। इधर पॉइंट ऑफ व्यू समझो, चौथे दिन पे तीसरी एक्टिविटी पे पहुंच गए, मतलब बी एक्टिविटी खत्म हुई, जैसी भी खत्म हुई डी स्टार्ट कर देगा। और डी को खत्म करने के लिए 5 दिन है, क्योंकि 2 दिन में खत्म कर सकता है, पर 4 के बाद 9 तक पहुंचने के लिए 9 दिन में खत्म करना है ना, तो 9 तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितने दिन है? 5 दिन है। तो डी अगर आप काम करना चाहे तो 5 दिन में कभी भी कर सकता है, लेट करना चाहे तो 5 दिन में वो कभी भी कर सकता है, ये मतलब है मेरा। डी काम को खत्म कितने दिन में करेगा, उसको मिनिमम के टाइम कितना चाहिए? 2 दिन, पर वो 5 दिन का समय है, 5 दिन में किसी भी 2 दिन निकाल के वो काम कर लेगा। ठीक है, तो मैंने कहा ये 2 दिन ऐसा भी तो हो सकता है, ये कब निकाले? जब ई खत्म हो जाए तब निकाले। ये 2 दिन ऐसा भी तो हो सकता है जब ई खत्म हो जाए। तो डी जब वो 2 दिन निकाल रहा है, डी के पास 5 दिन है और उसका जो काम है वो 2 दिन का है। डी को काम कंप्लीट करने में 2 दिन लगेंगे, पर उसके 5 दिन अवेलेबल है। ठीक, अब 5 दिन में किसी भी दिन में उसने कहा पहले 3 दिन छोड़ दो। जब उसने पहले 3 दिन छोड़े तो ई का काम खत्म हो चुका था और डी 3 दिन बाद चालू करा। तो जब डी 3 दिन बाद चालू करा तो एफ चालू हो गया, ई के बाद एफ चालू हुआ, और जैसे एफ चालू हुआ वैसे डी भी चालू हो गया। समझ में आया कि भाई हमारे पास टोटल 5 दिन है, तो पहले 3 दिन ई ने काम करा, फिर 2 दिन एफ काम करेगा, तो डी के पास 5 दिन है और उसका काम 2 दिन का है। तो हो सकता है वो इस पीरियड पे काम कर ले, हो सकता है वो इस पीरियड पे काम कर ले। अगर वो इस पीरियड में काम करता है तो डी और ई अकरेंस हो गया एक साथ, और अगर वो इस पीरियड पे काम करता है वो डी और एफ एक साथ अकर हो गए। और अगर मैं सी की बात करूं तो सी के बाद टोटल 7 दिन है, सी के बाद टोटल कितने दिन है? 7 दिन। अब वो चाहे तो इस पीरियड पे कर ले, वो चाहे तो इस पीरियड पे कर ले, वो चाहे तो इस पीरियड पे कर ले, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो देखो आप सी के पास 7 दिन है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 दिन है सी के पास। ठीक, और बाकियों के पास 5 दिन, 1 2 3 4 5, समझो 1 2 3 4 5। भाई जो मैं समझाना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप वो समझ नहीं पाए तो फिर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे। मैंने कहा सी को काम करने के बाद 7 दिन मिले, उसका 1 दिन का काम, वो चाहे तो पहले दिन में कर ले, चाहे दूसरे दिन में, चाहे तीसरे दिन में, चाहे वो 7वें दिन में कर ले। अब सोचो ई का काम है 3 दिन का, तो वो पहले से लेकर तीसरे दिन में उसको काम करना ही करना है ई को, और उसके बाद एफ काम करेगा। ठीक है, डी के पास 2 दिन का काम है पर उसके बाद 5 दिन है काम करने के, वो चाहे तो इस पीरियड पे काम कर ले, इस 2 दिन में काम कर ले, चाहे तो वो इस 2 दिन में काम कर ले,
चाहे तो इस 2 दिन में काम कर ले, चाहे तो वो इस 2 दिन में काम कर ले। पॉसिबल है या नहीं है? 5 दिन में से किसी भी 2 दिन में काम कर सकता है। और सी के पास तो इतना बेनिफिट है कि वो 1, 2, 3, 4 में 1 दिन का काम है, 7 दिन उसके पास है, क्योंकि प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा? 9वें दिन में। तो वो पूरे 7 दिन में किसी भी एक दिन निकाल के, हो सकता है वो एफ जिस दिन एफ काम कर रहा हो चौथे दिन में, सी भी चौथे दिन में काम करने लग जाए और डी भी चौथे दिन में काम करने लग जाए। तो इसलिए सी, एफ और डी एक साथ अकर हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि सी, डी, एफ को किस तरीके से काम कराया जा रहा है। अगर आप सी को पहले दिन में काम कराते हो, डी, ई को दूसरे दिन से स्टार्ट करवाते हो और डी को चौथे दिन से स्टार्ट कराते हो, तो यहां पर अकरेंस एक साथ नहीं आएगी। पर यह हो सकता है कि जो एफ है वो चौथे और 5वें दिन में स्टार्ट होगा, कम कंप्लीट करेगा। एफ वाला काम को होगा वो चौथे और 5वें दिन में होगा, मतलब 2 दिन लगेंगे, चौथे और 5वें दिन। सी को 7 दिन है तो वो चौथे 5वें भी तो कर सकता है, और डी के पास भी 2 दिन है, वो चौथे 5वें भी कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सी, डी और ई जो है, सी, डी, एफ, सी, डी, ई तो कर लिया, और सी, डी, ई, एफ भी ऐसा हो सकता है कि सी, डी और एफ तीनों एक साथ अकरेंस के साथ हो सकता है काम। ऐसा हो सकता है कि सी का 1 दिन का काम जब एफ का चल रहा हो तभी सी का भी चालू कर दे, और जब एफ का चल रहा हो तभी डी का 2 दिन का काम भी चालू कर दे, उसके बाद 5 दिन है। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों एक साथ अकर हो सकता है। हम तो कहते हैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों ये। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि कितने टाइम में कौन सा काम अकर हो सकता है। तो मैं यहां करूंगा कॉस्ट फॉर सी, डी और एफ। अब सी के लिए कॉस्ट है 40, डी के लिए है 100 और एफ के लिए आपके पास 60। एफ के लिए कॉस्ट है 60, तो ये आ गया 200। पर डे की कॉस्ट आएगी, ये पर डे की कॉस्ट है, जितने दिन काम करो उतने दिन के हिसाब से कॉस्ट आएगी। फिर पर डे की कॉस्ट 200 रुपए लग जाएंगे इसमें। 7वां पॉइंट, ऐसा भी तो हो सकता है, अब सोचो, ऐसा भी हो सकता है कि डी को हमने पहले काम करवा लिया, डी को हमने जैसे तीसरे दिन खत्म हो 2 दिन डी को दिए, तो एफ के साथ सी आ जाए। सी तो कभी भी आ सकता है 7वें दिन में, वो चौथे 5वें भी आ सकता है, वो इसमें भी आ सकता है। सी के साथ ई हो सकता है, सी के साथ एफ हो सकता है, डी के साथ एफ हो सकता है, डी के साथ ई हो सकता है। ये अकरेंस है, किसी के साथ कोई भी काम किया जा सकता है एक साथ, क्योंकि जब नंबर्स ऑफ टाइम ज्यादा होता है और काम सिर्फ 1 दिन का होता है तो मैं किसी भी 7 दिन में करवा लूँ वो काम। अब मैं पहले दिन में कराऊंगा तो ई आ जाए साथ में, या मैं लास्ट वाले दिन में कराऊं तो एफ आ जाए। तो उसमें तो होता है सी और एफ अकेला आ जाए और डी को पहले करवा ले। मैं तो देख रहा हूं कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या बढ़ रही है दोस्तों। मैं वही कह रहा हूं कि आपको ये देखो कि कौन कौन सा काम एक साथ हो सकता है, अकर हो सकता है, किया नहीं गया, अकर हो सकता है। फर्क है दोनों में। मैं कर नहीं रहा एक साथ काम, मैं निकालना चाहता हूं कितना काम एक साथ स्टार्ट किया जा सकता है। सी और ई को भी एक साथ स्टार्ट किया जा सकता है दोस्तों, और सी और एफ को भी एक साथ स्टार्ट किया जा सकता है। ये नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज है। जब मैं सी और एफ को एक साथ स्टार्ट करूंगा तो कॉस्ट फॉर सी के बाद जो कॉस्ट आई वो 40 आई, और कॉस्ट फॉर एफ के लिए जो कॉस्ट है वो 60 है, तो ये आ गया 100 रुपए। और ऐसा भी हो सकता है कि सी ई, अभी सी एफ के साथ है, ऐसा भी हो सकता है सी जो काम कर रहा है वो ई वाले टाइम पे काम स्टार्ट कर दिया हो सी का, तो सी दोस्तों कब आ सकता है, सी ई के साथ भी आ सकता है, 8वीं पॉसिबिलिटी। तो कॉस्ट फॉर सी और कॉस्ट फॉर ई, सी के लिए 40 है और ई के लिए 100 है, तो ये आ गया 140। ठीक है ना सर। तो इस तरीके से आपके बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है। जैसे अभी मैंने कहा सी और एफ, जैसे मैंने कहा सी और एफ की पॉसिबिलिटी बन गई, जैसे मैंने कहा सी और एफ की बना दी पॉसिबिलिटी, सी और ई की बना दी। अब मैं डी और ई को भी ले सकता हूँ साथ, और डी और एफ को भी ले सकता हूँ। डी और ई को मैं ले चुका था साथ पहले, डी और ई को मैं साथ ले चुका था पहले, डी और ई को, है ना। अब डी और एफ की बारी, अगर मैं लेट करना चाहूं तो 2 दिन 5 दिन का काम है डी का, 5 दिन में खत्म कर सकता है डी, 2 दिन का काम है। वो चाहे तो जब ई एफ स्टार्ट कर रहा होगा तभी डी के 2 दिन में स्टार्ट कर दे। तो पॉसिबिलिटीज सर वही मैं कह रहा हूं, पॉसिबिलिटी आप देखो डी और ई का भी एक साथ हो सकता है। और इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं देखी, वो पॉइंट टू पॉइंट पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, वो अपने आंसर निकालने के पर्पज से बता रहे हैं, पर मुझे यहाँ पर सारा बताना है। नहीं तो आप क्वेश्चन पुटअप करोगे सर ये भी तो हो सकता है, पर ये क्यों नहीं लिया आपने। इंस्टीट्यूट की बुक से आप क्वेश्चन पुटअप नहीं कर पाओगे। इंस्टीट्यूट की बुक के अंदर पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी बहुत कम दे रखी है। अगर मैं वहां पर बात करूं तो वहां पर 6 से 7 पॉसिबिलिटी दे रखी है, जबकि पॉसिबिलिटी ज्यादा निकलती है, वो नहीं बता रहे। वो क्या करते हैं इंस्टीट्यूट की बुक, आंसर लाने के लिए जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो डाल दिया उन्होंने, पर स्टूडेंट क्वेश्चन पुटअप करेगा तो किससे करेगा, बुक में क्या है कुछ ही नहीं कर पाएगा। इंस्टीट्यूट वैसे रिप्लाई नहीं करता, क्वेश्चन को तो खास करेगा रिप्लाई। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज जितनी है वो लिख दो। आंसर इंस्टीट्यूट का जैसा आएगा, पर इंस्टीट्यूट गलत करता है कि टोटल प्रॉपरली आंसर नहीं देता।
ठीक है ना। तो डी और ई की जो कॉस्ट आएगी cos 4 डी। मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक साथ अकरेंस होने की, काम की एक साथ होने की। अकरेंस होने के लिए एक साथ इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि अकरेंस जब एक साथ काम स्टार्ट होगा तभी पीक रिक्वायरमेंट ऑफ मनी पड़ेगी। ठीक, अब जरा देखो, डी के लिए कॉस्ट क्या है 100 और ई के लिए कॉस्ट क्या है 60, ये आ गया 160 पर डे। तो इस तरीके से अकरेंस होगी तो 160 रुपए। डी और ई अगर एक साथ काम करेंगे तो 60 रुपए पर डे की कॉस्ट आएगी। सी और ई अगर एक साथ काम करते हैं तो 140 की पर डे की कॉस्ट आती है। तो सी देखो आप हर जगह मैच हो रहा है क्योंकि सी का एक दिन का काम है पर 7 दिन तक वो कर सकता है। वो एक दिन का काम 7 दिन में कभी भी कर सकता है, इस वजह से वो लंबे टाइम तक आ रहा है। तो मैं ये चाहूंगा आप में से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सी को मैं किस जगह पर काम करवाऊं, किसके साथ मिलकर काम कराऊं कि मेरी कॉस्ट बढ़ जाए या कम हो जाए, आप मुझे बताओ। ये तो मैंने निकाली नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी कि सी कहां कहां काम कर सकता है। अभी मैंने क्या निकाला कि जो सी है वो कहां कहां काम कर सकता है। वो डी के साथ कर सकता है, ई के साथ कर सकता है, एफ के साथ कर सकता है। डी ई एफ तीनों एक साथ कर सकते हैं। सी डी के साथ कर सकता है, सी एफ के साथ कर सकता है, सी ई के साथ कर सकता है। ये निकालिए सी कि कहां कहां काम कर सकता है। अब मैं क्या चाहूंगा आप मुझे बताओ, सी को ऐसी जगह पर काम करवाना, सी से ऐसी जगह, सी एक्टिविटी से ऐसी जगह पर स्टार्ट करवाना जिससे अगर दूसरे के साथ स्टार्ट भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट कम से कम आ जाए, है ना। तो सी मेरे पास इतने सारे ऑप्शन है, सी अलग अलग जगह से अकरिंग के साथ काम कर रहा है तो मैं वो वाली पॉइंट ले लूंगा, वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा कि सी को उस जगह पर उसके साथ काम करवाऊंगा जिसके साथ कॉस्ट सबसे कम आती है। ठीक है, क्योंकि सी ऐसी एक्टिविटी है जो बहुतों के साथ मर्ज हो रहा है। तो यहां पे मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, लिखना आप, फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट, ऐसे लिखो, फ्रॉम द अबव possibilities we can say that from the above possibilities we can say that C activity can occur in different options like कौन कौन से ऑप्शन में सी एक्टिविटी अगर कर सकते हैं। एक तो देखो सी कहां कहां आ रहा है, दूसरे में बी और सी में, दूसरे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में, आठवें में। लाइक दूसरा ऑप्शन, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ऑप्शन, इन 1 2 3 4 5 5 ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर आप सी को किसी के साथ मर्ज करके काम करवा सकते हैं। बट ऑप्शन नंबर 2 is the best option to occur C एक्टिविटी। ऑप्शन 2 हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा सी एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज इन दिस ऑप्शन having a least cost as compared to other, तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर सी को काम कराने से सबसे कम कॉस्ट आ रही है। आप चेक करें फिर दोबारा कि अगर मैं सी को बी के साथ काम कराता हूं तो 90 रुपए एक दिन की कॉस्ट आएगी, और अगर मैं सी को डी ई के साथ काम कराऊंगा तो 240 की कॉस्ट आएगी। सी को डी एफ के साथ काम कराऊंगा तो 200 रुपए की कॉस्ट आएगी एक दिन की। सी को सिर्फ एफ के साथ काम करवाता हूं, एक साथ सी और एफ एक साथ काम करते हैं तो 100 रुपए की कॉस्ट आएगी, और सी और ई एक साथ काम करेंगे तो 140 की कॉस्ट आएगी। तो मैं क्या करूं, सी को उसके साथ काम करवाता हूं जहां पर कॉस्ट कम से कम आ जाए, और ये मेरा ऑप्शन था बी। तो सी को बी के साथ काम कराओ जिससे आपको 90 रुपए पर दिन की कॉस्ट आएगी। तो ये एक ऑप्शन मुझे सबसे बढ़िया लगा, क्योंकि मैं भी क्या निकाला, नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटी कि सी कहां कहां काम कर सकता है। मैं कराऊंगा कहां पर काम, मैं वहां काम कराऊंगा जहां पर सी की जो कॉस्ट आएगी वो कब से कम आएगी एज कंपेयर टू अदर, दैट इज 90 रुपीज पर डे। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों, ये था आपके पास कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट। अब क्या होगा, अब डी के बात करेंगे, जैसे अपने सी के बात करिए तो डी भी देखो नंबर्स ऑफ टाइम बहुत अगर हो रहा है, डी इसके साथ आया, डी इसके साथ आया, डी इसके साथ आया, तो डी के लिए भी सेम पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। पहले ये पॉइंट उतार लो, फिर मैं डी के लिए काम करवाता हूं आपके लिए। पहले ये उतार लेंगे आप, या इसकी आप फोटो क्लिक कर लेंगे किसी दूसरे फोन से या किसी भी फोन से, ठीक है। नहीं तो यहीं आ जाना वापसी वीडियो में देख लेना। अभी मैं चेंज कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अब फ्रॉम द अबव पॉसिबिलिटी वी कैन से दैट एक्टिविटी सी नहीं, एक्टिविटी डी
कैन अकर इन अ डिफरेंट ऑप्शन लाइक, अब ऑप्शन चेंज कर देता हूं क्योंकि ऑप्शन अब चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हम एक्टिविटी डी की बात करें। और डी एक्टिविटी कौन कौन से ऑप्शन में था, ये सब क्या है दोस्तों, ऑप्शंस, यहां लिख दो ऑप्शन। तो डी कहां पर है, तीसरे वाले में, चौथे वाले में, पांचवें वाले में और छठे वाले में। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन सब में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, तो तीसरा, चौथा। तीसरे में 100 रुपए 150 की कॉस्ट आ रही है, चौथे में 200 की, पांचवें में 240, छठे में 200 और नौवे में भी है, नौवे में 160। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा है वो फोर्थ सही रहेगा, डी को ई के साथ काम करवाओ जिससे आपकी 200 रुपए, नहीं, डी को बी के साथ काम कराओ, बी खत्म होते डी स्टार्ट करवा दो आप, एक मिनट रुक जाओ, बी खत्म होते ही डी स्टार्ट होगा और बी खत्म होते ई स्टार्ट होगा। सर ये तो कोई पॉइंट नहीं बना है सर, ये तो वही पॉइंट हो गया ना, जैसे बी खत्म हुआ, बी के खत्म होते ई स्टार्ट हो जाएगा और बी के खत्म होते डी स्टार्ट हो जाएगा, तो दोनों एक साथ अकर हो जाएंगे ना, तो डी और ई ले तो लिया। सर ये पॉइंट को काट दीजिए आप, ये पॉइंट नहीं बनेगा कोई भी, बी और डी एक साथ चालू नहीं हो पाएंगे ना काम। एक कैसे कर दिया था मैंने, मेरे को खुद ध्यान नहीं आ रहा, बी और डी एक साथ कैसे चालू होंगे, बी के खत्म होने पे डी चालू होगा और बी के खत्म होने पे ई, और डी और ई एक साथ अकर होंगे, तो बी और डी एक साथ कभी अकर हो ही नहीं सकते, बी और डी एक साथ कभी अकर हो नहीं सकते क्योंकि बी के खत्म होने पे डी चालू होगा। सर ये पॉइंट थोड़ा मिस्टेक हो गया, गलत कर दिया यहां पर, ये पॉइंट इसको हटा दीजिए। और बताए आप ना ये ऑप्शन भी थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है सर, ये पॉइंट हटा दीजिए क्योंकि बी और डी कभी एक साथ अकर नहीं हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि बी और डी एक साथ इसलिए अकर नहीं हो पाएंगे क्योंकि बी के खत्म होने पर डी स्टार्ट होगा, बी के खत्म होने पर डी स्टार्ट होगा, तो तीसरा ऑप्शन नहीं है कोई भी, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं मैं। तो चौथा, पांचवा, छठा, 9 में से सबसे कम कॉस्ट कहां पर है, चौथा 200, पांचवा 240, छठा 200 और नौवा 160, तो 160। तो मेरा जो 9th वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 9 इज बेस्ट ऑप्शन फॉर टू अकर डी एक्टिविटी, ठीक है सर। वो एक पॉइंट यहां से मिस्टेक हुई है आई थिंक, याला बी कभी भी डी के साथ काम चालू नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि बी और डी, बी के खत्म होने पर डी स्टार्ट होगा, यही तो कंडीशन थी ना, डी तब स्टार्ट करेंगे जब बी खत्म होगा। ये पता नहीं कहां से डाल दिया, शायद मैंने ग्राफ से अपलोड करा था, हाँ सॉरी दोस्तों, इसके लिए मेरे को माफ करे, इसके लिए गलती हो गई यहां पर, ये आप खुद ही समझदार है, समझ गए होंगे। चलो तुम्हारे टोटल 8 एक्टिविटी हुई है ना, अच्छा, तो जहां पर हमारी कॉस्ट सबसे कम आ रही है कितनी आएगी, 160 आएगी। सबसे कम कॉस्ट कितनी है, डी को हम काम कहां करवाए, डी को हम नो ऑप्शन साफ करवाते हैं, डी को ई के साथ काम करवाओ जिससे आपकी जो कॉस्ट आएगी वो सबसे कम आएगी, 160 रुपए प्रतिदिन। अब एक लाइन लिखना, ये 2 लाइन आपने लिख दी, एक तो सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डी के, बस ये 2 लाइन लिखनी है। उसके बाद आपको करना है हेंस द प्रोजेक्ट activity should follow the given activity, should follow the sequence given below, ऐसे लिखो, follow the sequence given below। कहता है अगर आप नीचे दिए गए सीक्वेंस से काम करोगे, नीचे दिए गए सीक्वेंस से आप अगर एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो तो उससे ये होगा कि आपकी जो कॉस्ट होगी वो तो कम से कम आएगी, और उसमें जो भी कॉस्ट सबसे ज्यादा होगी वो आपकी पीक कॉस्ट मानी जाएगी, पीक मनी रिक्वायरमेंट मानी जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारी मनी रिक्वायरमेंट भी पता चले कि भाई मैक्सिमम कितनी की जरूरत है, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट कम से कम आए। कोई नहीं चाहता भाई कि कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा आए, है ना, कॉस्ट कम से कम आए। तो किस तरीके से आप काम कराओगे, सबसे पहले कह रहा है कि ए एंड बी को एक साथ काम करवाओ आप पहले तो, ठीक, और इसको जब काम कराओगे तो इसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम होगा 0। अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम क्या होगा इसका, 0, मतलब 0 से स्टार्ट करवाओ काम और 2 दिन तक इसको काम करो, 0 to till 2 day। जब 2 दिन तक आप काम कराओगे ए और बी को 2 दिन तक काम कराओगे, क्योंकि ए तो 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा ना, ए 2 दिन बाद खत्म हो जाता है। इधर देखो ग्राफ में, ग्राफ देखो, ए और बी को 2 दिन तक काम कराओगे तो यहां पर दोनों की कॉस्ट आएगी 50 इसकी 50 इसकी,
उसके बाद यहां से यहां तक कोई कॉस्ट नहीं आएगी, उसके बाद यहां से यहां तक कोई कॉस्ट नहीं आएगी, सिर्फ सिंगल इसकी आएगी बी की और सी की आएगी, ठीक है ना। तो ए को जब ए और बी एक साथ चालू होंगे तो 2 दिन तक 50 रुपए पर दिन बी की कॉस्ट, बी के लिए कॉस्ट आएगी और 50 रुपए पर दिन ए के लिए कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास कितने आया, 100 रुपए पर डे की कॉस्ट है। 2 दिन तक हमें कितना चाहिए, 100 रुपए पर डे। ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली, कह रहा हमारी दी गई एक्टिविटी को सीक्वेंस को फॉलो करो, इससे कॉस्ट कम भी आएगी और मिनिमम रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी आपको, मैक्सिमम मनी रिक्वायरमेंट बदल जाएगी। ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली, अकर साइमल्टेनियसली and earlier starting time will be 0 and till 0 till 2 day and cost will be 100 rupees per day। ये मैंने निकाल दिया था आपसे के लिए पहले पॉइंट में यही निकाला था, अगर बी और सी एक साथ काम करेंगे तो 100 रुपए पर दिन की कॉस्ट आएगी एक दिन की, और वो 2 दिन तक काम करेंगे एक साथ, क्योंकि जैसे ही 2 दिन खत्म हो जाएंगे ए का काम खत्म हो जाएगा और बी रह जाएगा अगले 2 दिन के लिए। तो बी और सी एक साथ काम करेंगे 2 दिन तक, ठीक है। ये बात ध्यान रखना कि 2 दिन तक ए और बी एक साथ काम करेंगे बी पॉइंट पे। फिर 2 दिन बाद क्या होगा, 9 दिन के पूरा डाटा देना आपको। पहले 2 दिन कौन काम करेगा, ए और बी एक साथ काम करेंगे, 100 रुपए पर दिन की कॉस्ट आएगी, तो 2 दिन 200 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी आपकी। अब हमारे को क्या करना है, सी को स्टार्ट कराना है। अब बी अगले 2 दिन का काम अभी बी का बचा हुआ है, क्योंकि एक का 2 दिन में काम खत्म हो जाता है, बी का 4 दिन का काम था, तो पहले 2 दिन तो ए और बी ने एक साथ काम करा, ए खत्म हो गया। फिर हमने डायरेक्टली या तो सी स्टार्ट कर दूंगा या सी जब मैं स्टार्ट करूंगा, ये हो सकता है कि सी में इसके साथ स्टार्ट करूं, तो जैसे कि मेरा काम है ये 2 दिन में मेरा काम खत्म हुआ ए का, ठीक है, और ये 4 दिन में मेरा काम खत्म हुआ, ये 2 दिन यहां और 2 दिन यहां, तो तीसरा दिन यहां पर है, तो 4 दिन में मेरा काम खत्म होगा बी का, ठीक है। 2 दिन में यहां काम खत्म हो गया, चलो ये 2 दिन का काम खत्म हो गया। अब सी स्टार्ट करूंगा, तो सी 1 दिन का काम है, या तो मैं यहां स्टार्ट कर दूं सी, या मैं यहां स्टार्ट कर दूं सी, तो सी बी के साथ कहीं भी आ सकता है, या तो मैं सी बी के साथ यहां स्टार्ट कर दूं या सी बी के साथ यहां स्टार्ट कर दूं, है ना। जब मैं सी बी के साथ या तो आइदर तीसरे दिन में स्टार्ट कर दूं या सी को चौथे दिन में स्टार्ट कर दूं, तो दोनों में क्या आएगी, कॉस्ट 90 रुपए आएगी। कैसे आएगा, क्योंकि यही ऐसी कॉस्ट है जहां पर सबसे कम होती है, और सी को कहीं स्टार्ट मत करना, ना तो ई के साथ, ना एफ के साथ, ना डी के साथ। क्यों, वहां पर कॉस्ट ज्यादा आएगी। मैंने ऊपर सोल्यूशन यही दिया था कि सी को आप हमेशा ऑप्शन नंबर 2 पे स्टार्ट करेंगे। सी ऑप्शन नंबर 2 था कि सी या तो बी के साथ स्टार्ट करना चाहिए, समझाया था मैंने आपको। सी के पास 7 दिन है, 1 दिन का काम है, वो 7 दिन में से किसी दिन में भी चालू कर सकता है, पर नहीं कर पाएगा, वो तीसरे और चौथे दिन में ही करेगा तो अच्छा रहेगा, वहां कॉस्ट सबसे कम आएगी। यही तो निकालने के लिए ऊपर की कैलकुलेशन करी थी। तो सी को मैं या तो मैं तीसरे दिन में काम करवाऊं या मैं चौथे दिन में काम कराऊं। मैं 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें ये बाकी के 5 दिन में काम नहीं करवा सकता। क्यों, इन 5 दिन में अगर काम करवाया आपने सी से तो आपकी कॉस्ट 90 से बढ़कर बढ़ जाएगी, और मैं नहीं चाहता मेरी कॉस्ट बढ़े। तो सी सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें सी को काम कराने में होगा, या तो तीसरे दिन में या चौथे दिन में। तो यहीं पर सबसे कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि अगर तीसरे दिन में कराऊंगा तो सी की कॉस्ट आती है 40 रुपए, बी की आती है 50 रुपए, यहां भी 90 आएगा, और चौथे दिन में कराऊंगा तो बी और सी फिर एक साथ हो गए, फिर 90 आएगा। तो सी कैन स्टार्ट आइदर इन सेकेंड डे और इन थर्ड डे, ये लिख सकते हैं, सी कैन स्टार्ट आइदर ऑन सेकेंड डे, नहीं सेकंड नहीं, थर्ड डे, सेकंड डे तो काम चलेगा, या तो आप थर्ड डे पे स्टार्ट कर लो, और या तो सी को 4th डे पे स्टार्ट करो विथ बी के साथ, विथ बी। कॉस्ट विल बी 90 रुपीज पर डे, कॉस्ट विल बी 90 रुपीज पर डे। यहां हम अपने कंपनी को वो भी बता रहे कि सीक्वेंस, भाई किससे कहां काम करा लो। हाँ, कंपनी को बोल दिया सी को आप या तो तीसरे दिन में काम करवा लो स्टार्ट, वहां खत्म कर लो, तीसरे दिन में काम करके खत्म कर लो, या चौथे दिन में काम करके खत्म कर लेना, उसके आगे सी से काम मत करवाना। हम कंपनी को ये आपको 2 ऑप्शन दे दिए, सी को या तो तीसरे दिन में काम करवा लो या चौथे दिन में, उससे आगे मत बढ़ना, नहीं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यहां पर 90 रुपए की कॉस्ट आएगी सबसे कम सी के लिए। अब बचा डी, अब सी को मैं काम करवा लूंगा, और सी या तो मैं तीसरे दिन में काम कराऊंगा या मैं चौथे दिन में काम करा लूंगा। अब डी को मैंने क्या बोला था, डी के लिए मेरा कौन सा ऑप्शन बेस्ट था, डी के लिए मेरा 9 ऑप्शन बेस्ट था। डी को आप ई के साथ काम करवाओ, वहां सबसे कम कॉस्ट आएगी, और डी को आप ई के साथ काम करवाओ, तो डी को आप पहले काम मत करवाइए।
तो पहले कौन सा काम कराऊं? ई काम करवाता हूं। डी को मत करो अभी काम। डी को किसके साथ काम करवाना? डी को ई के साथ काम कराना। अगर आपने डी को एफ के साथ काम करवा दिया, सॉरी ई के साथ नहीं, ये डी एफ होगा सर, ये तो गलत है, डी एफ हो गए। डी ई में पहले ले चुका, ये रहा डी ई पहले ले लिया है ना। डी, अगर डी को आप ई के साथ काम कराओगे तो 200 रुपए की कॉस्ट आएगी। तीसरे डी को आप ई के साथ काम करोगे तो 200 रुपए की कॉस्ट आएगी, और डी को एफ के साथ कराओगे तो 160 की आएगी। और डी को इन तीनों के साथ, सी को तो आगे बढ़ना ही नहीं, सी का तो फिक्स्ड है कि सी आगे बढ़ ही नहीं सकता काम। सी तो भैया तीसरे में या चौथे में। अब डी की बारी। अब मैं डी की बात करूं तो मेरे पास 7 दिन है। मेरे पे कितने दिन है? 9 दिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मेरे पे 9 दिन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले 2 दिन कौन काम करेगा? पहले 2 दिन ए काम करेगा, ठीक है। ए से तो पहले 2 दिन काम करवा लो। फिर पहले चौथे दिन कौन काम करेगा? 4 दिन तक। पहले 2 दिन, पहले 2 दिन तो ए काम करेगा। देखो पहले 2 दिन कौन काम करेगा? ए। फिर अगले चौथे दिन तक कौन काम करेगा? बी एंड सी। सी को या तो तीसरे दिन में करा ले, चौथे दिन में। अब डी की बारी। जैसे ही बी खत्म होगा डी चालू होगा, क्योंकि डी तब स्टार्ट कर पाएंगे जब बी खत्म होगा। अब डी के लिए टाइम है 5 दिन का। मैं कब कराऊं? इस दिन में काम कराऊं डी को, 8वें और 9वें दिन में। डी को काम कराओ 8वें या फिर 9वें दिन में। इधर या तो 8वें दिन में काम कराओ या 9वें दिन में काम कराओ। उससे पहले मत कराना डी को। अगर आपने उससे पहले कराया डी को काम तो आपका लॉस हो जाएगा, आपके पास कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। तो डी को काम यहां करवाओ 8वें या 9वें दिन में, ठीक है ना। ई एफ के साथ। डी को किसके साथ काम कराओ? एफ के साथ। और इस दौरान पे किसको काम करा लो? अकेला ई को काम करवा लो। इस दौरान में ई के साथ किसी को काम मत कराओ। ई के साथ किसी को काम मत कराओ, ई की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, तो अकेला ई से काम करवाओ। तो ई कैन स्टार्ट आफ्टर 4th डे। चौथे दिन के बाद ई को स्टार्ट कर दो एंड कॉस्ट विल बी 100 रुपीज पर डे। भाई जैसी चौथे दिन तक मेरे 3 एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। पहली 2 दिन में तो ए एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, अगली 2 दिन में बी भी खत्म हो जाएगी, और बी के साथ सी भी खत्म हो जाएगी, सही है ना। अब बचे 5 दिन। 5 दिन में क्या करा? पहले 3 दिन, 5 दिन जो बचे उसमें 3 दिन तक आप क्या कर लो? ई खत्म कर लो, ठीक है। दोबारा देखो, मैं जब तक इसको उतना तो समझाते रहूंगा जब तक आपके दिमाग में घुस ना जाए चीजें। मैंने कहा पहले ये मेरा पहला दिन है और ये मेरा दूसरा दिन है, ऐसे नहीं, 0 से स्टार्ट हुआ पहला दिन और ये दूसरा दिन। पहले 2 दिन काम करवा लो ए से, फिर तीसरा दिन और फिर चौथा दिन। फिर 4 दिन में आप काम करवा लो, अगले 2 दिन में बी भी खत्म हो जाएगा और सी भी खत्म हो जाएगा। तो पहले चौथे दिन में ए बी सी खत्म हो जाएगा। अब बचे कितने दिन? अब बचे 5 दिन, 9 दिन का पीरियड है। तो 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां, 8वां और 9वां। अब लास्ट के 2 दिन जो है 7 से 8 और 8 से 9, इस दिन पे आप काम कराना डी और ई से, क्योंकि डी और ई से, डी और एफ से, क्योंकि डी और एफ से जब एक साथ काम कराओगे वहां पर कॉस्ट कम आएगी, ठीक है। डी को आप चौथे दिन से, डी को आप यहां, मेरा बी काम खत्म हो जाएगा, बी खत्म होते डी चालू कर दो, और डी को काम करने के लिए हमारे पास 5 दिन है दोस्तों। डी को काम करने के लिए हमारे पास कितने दिन है? 5। या तो पहले 3 दिन में कर लो, तो मैंने कहा इस 3 दिन में मत करना। अगर इस पीरियड पे आपने डी से काम कराया तो यहां पर ई काम करेगा। ई स्टार्ट होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए एंड बी। ए खत्म हो गया, यहां बी खत्म हो, यहां ए बी खत्म होते इस ई को स्टार्ट कर दो। ई को स्टार्ट करने में 3 दिन लग जाएंगे, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 दिन। और जैसे ई खत्म होगा अकेला, उसके बाद इस ई के पीरियड के साथ किसी से काम मत कराओ, ना तो डी से कराओ ना सी से कराओ। अगर आपने डी से करा दिया तो 100 रुपए डी की कॉस्ट है, फिर 200 आ जाएगी एक दिन की कॉस्ट। और अगर डी इसको इससे कराए तो कम कॉस्ट आएगी। तो आप डी से इधर काम मत कराओ। तो ये एग्जाम्पल आप उतारना है आपको, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसके नीचे उतारना है डायग्राम, कि ए से काम हम इस पीरियड पे ए से काम करवा लेंगे, ठीक है। ए से हम इस पीरियड पे काम करवा लेंगे, बी से हम इस पीरियड पे काम करवा लेंगे और सी से भी, और ई से हम इस पीरियड पे काम करवा लेंगे ई से। और जैसे ई से काम करवा लेंगे और जो लास्ट पीरियड होगा हमारा डी और ई एफ से, दोनों से इस पीरियड पे काम करवा लेंगे। तो ई से जब इस पीरियड में काम करें तो अकेला ई काम करेगा, और अकेला ई काम करेगा तो उस पर 100 रुपए की कॉस्ट आएगी पर डे की। एंड इन लास्ट ई and in last D and F occur
साइमन, अरे लिख लेना यार, इसकी स्पेलिंग तो याद करने में बड़ी, एक साथ लिख देता हूं ये, चलो लिख लो यार। साइमल्टेनियसली मतलब डी और एफ को एक साथ स्टार्ट कराओ, एंड द कॉस्ट विल बी, एंड कॉस्ट विल बी 160 पर डे। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अगर इस तरीके से काम कराऊंगा कि पहले 2 दिन, फर्स्ट दिन और सेकंड डे में मैं किससे काम कराऊंगा, ए से। ठीक है, सेकंड डे में, सेकंड एंड थर्ड डे पे, थर्ड एंड फोर्थ पे, पहले 2 दिन तो मैंने ए से काम कराया और बी से भी करवाया। पहले 2 दिन मैंने ए और बी दोनों से काम कराया, बी खत्म नहीं हुआ, ए कंप्लीट हो गया, इधर ए कंप्लीट हो गया। ठीक है, और बी पेंडिंग है। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, टाइम लग जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड डे में पहले 2 दिन में मैंने ए और बी दोनों से काम करवाया, जिसमें ए कंप्लीट हो गया और बी पेंडिंग है अभी। फिर जो तीसरा चौथा दिन था उसमें मैंने बी और सी दोनों से काम कराया, और बी एंड सी दोनों कंप्लीट कर दिए मैंने, क्योंकि सी तो 1 दिन का था, सी को कंप्लीट करा, और सी को मैंने बी के साथ ही कराया क्योंकि वहां कॉस्ट सबसे कम आ रही थी। फिर जो मेरा 5वां, 6ठा और 7वां दिन था, क्योंकि जो 3 दिन में ई खत्म होने वाला था, ई का जो काम है वो 3 दिन में खत्म होगा। डायग्राम देखो हम, नेटवर्क डायग्राम, ई के काम को 3 दिन लगेंगे खत्म होने के लिए। ये देखो, ई का काम यहां चालू हुआ और 3 दिन लगे खत्म होने के लिए, एफ के काम को 2 दिन, और डी के काम को भी 2 दिन। मैंने कहा ठीक है, ई के काम को 3 दिन लगेंगे तो 5वें 6ठे दिन में ई का काम करो, और ई को कर दो कंप्लीट यहां पर। और जब 8वां 9वां दिन बच जाएगा, उधर आप 8वें 9वें दिन में बी, सॉरी डी और एफ से काम कराओ, क्योंकि 2 दिन का काम है, तो एक साथ करवा दो उनको काम। तो डी और एफ से काम करा लो 8वें 9वें दिन में, और ये दोनों, डी भी 2 दिन का काम है, एफ भी 2 दिन का काम है, और बचे ही 2 दिन है, 8 और 9वां दिन। और इधर जो कंप्लीट कर लो, पहले में जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, पहले में ए और बी से काम कराएंगे तो कॉस्ट आएगी कितनी, पहले में आएगी कॉस्ट 100 रुपए, दूसरे में आएगी 90, तीसरे में आएगी 100, और चौथे में आएगी 160। तो अगर आप पहले ऐसे काम करोगे 100, 90, 100 और 160, तो इस तरीके से हमारी जो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है वो 160 दिन की पीक रिक्वायरमेंट है, और वो 8वें और 9वें दिन में पड़ेगी। और यही हमसे क्वेश्चन पूछा था कि मुझे बताओ कि आम के पास जो पीक रिक्वायरमेंट आपको चाहिए मनी की, वो कितनी है, 160, और वो कौन से दिन में चाहिए, 8वें और 9वें दिन में चाहिए, ऑन विच डे दैट विल अकर। तो हमने कहा यहां पर हमने लास्ट करा हैंस, खतरनाक क्वेश्चन था ये बहुत ज्यादा। और दोस्तों मैंने इस तरीके से आपको समझाया है ना कि आपके दिमाग में बैठा भी होगा, समझ में भी आया होगा, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आया होगा। पर अगर आपने समझने की कोशिश करी होगी, तो नहीं करी तो दोबारा देखो भाई, समझ में आएगा। बहुत डिटेल में कराया, एक एक चीज को बार बार कह के। पीक रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इज 160। हमें कितनी मनी की चाहिए मैक्सिमम, हम तो इस सीक्वेंस में काम करेंगे, और सबसे ज्यादा पैसा हमें 160 रुपए चाहिए, वो की कौन से दिन में चाहिए, 8वें और 9वें दिन में 160। पर ये 160 पर डे है, अगर हम 2 दिन काम करेंगे तो ज्यादा आएगी कॉस्ट। एट नहीं, 160 पर डे, एंड इट विल अकर, और ये 160 पर डे जो अकर होगा ऑन 8th and 9th डे, नहीं ऑन कैसा आएगा, 8 एट 160 पर डे आपकी कॉस्ट आएगी, इट विल अकर एट 8th and 9th डे में ये 160 रुपए पर दिन की कॉस्ट अकर होगी। और ये मैक्सिमम पीक रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा पैसा हमें चाहिए नहीं उस दिन, पर्टिकुलर दिन, एक दिन के लिए। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया? ठीक, तो यहां पर इस तरीके से हमने ये वाला पॉइंट खत्म करा, और ये चैप्टर का जो पार्ट था वो 50% पार्ट खत्म हो गया भाई, नेटवर्किंग। अब बचा है 50% पार्ट, और ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन था अभी तक का। अब देखना, अब जो क्वेश्चन आएंगे और मजेदार होंगे। अब तो मजेदार क्वेश्चन इसलिए होंगे क्योंकि अब नया कॉन्सेप्ट सीखना है हमें। अगले टाइम से हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और नया कॉन्सेप्ट क्या है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। होपफुल आपको आज की क्लास समझ में आएगी। और ये 2 क्वेश्चन जो आज की क्लास में कराए, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन थे अभी तक के, और इनको आपने 203 बार नहीं कराना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। और एक थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई कि मैंने मैंने पता नहीं क्यों कर दिया, मेरे को समझ नहीं आया, मैं भूल गया पढ़ाते पढ़ाते, ये मेरा क्यों करा है, सॉरी इसके लिए। देखो लिख भी दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।